हेलो हाय वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज ज्योति पाठक एंड वेलकम टू पाथ एजुकेशन। आप सभी का पाथ एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। और अगर हम आज के सेशन की बात करें तो हमें डिस्कस करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो क्वेश्चन कल हम लोगों ने देखा था जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। हम लोगों ने उसका एक पार्ट जो कि अर्नेस्ट एंजल से संबंधित था उसको हम लोगों ने क्लियर किया था, और आज हमें उसका जो एक प्रथम पार्ट था, यानी कि जो बजट किसे कहते हैं, महत्व और प्रकार, ये वाली चीज को हमें आज क्या करना था, डिस्कस करना था। उम्मीद है आप लोगों ने अपना होमवर्क किया होगा। मैंने आपको 2-3 काम दिए थे, 2-3 होमवर्क दिया था। हालांकि आपका होमवर्क क्लास वर्क सब एक ही होता है, बट फिर भी उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई ऐसा परिवार है जिसकी इनकम 80,000 रुपए है, धनी परिवार है, 80,000 इनकम है, तो एंजल के अकॉर्डिंग आपको उसको क्या करना था, सेट करना था। ठीक वैसे ही जैसे आपने लास्ट वाले क्लास में देखा था, हम लोगों ने 55,000 पे किया था। हरियाणा का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। ओके। नहीं, 4658 जी नहीं। अच्छा, इसी तरीके से हम लोगों ने बजट से संबंधित कई सारे आपको, बजट नहीं, अर्नेस्ट एंजल से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस भी दिखाए थे कि देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, और आप लोगों ने उसको शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में अलग अलग तरीके से किया रहा होगा। अब चलिए हम लोग अपने आज की बात करते हैं, अपने आज की क्लास की बात करते हैं। और आज के क्लास की बात करने से पहले आप सभी लोग जो आपने आंसर लिखा है बजट का, उसको, उस कॉपी को अपने सामने खोल करके रख लीजिए, ताकि आपको भी पता चलता रहे आपने क्या किया है, कैसे किया है। आप तो उसको क्या करिएगा, आप उसको थोड़ा अपने आंख के सामने जरूर खोल के रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम लोग अपने क्लास के स्टार्टिंग पर, और हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज और भी पता है, 16 मई आपको तो पता है, कल आपको जानकारी मिली गई होगी। आप लोगों की मीन्स का जो डेट है वो 16 मई है। 16 मई तक आपको सब कुछ क्लियर करना है, ठीक है। ओके, 16 मई एग्जाम की डेट है, तो आप उसके 4 दिन पहले ही आप क्या करिए, उस 4 दिन तो ऐसे ही चला जाता है, उसको तो काउंट ही नहीं किया जाता है। 4 दिन की कोई गिनती नहीं होती, जहाँ 4-4 साल निकल गए वहां 4 दिन की क्या गिनती है। बट आपको इतने में ही सब करना है। अब चुपचाप, जो चीज आपको पहले मैं 10 दिन का टाइम देती थी कि आप 10 दिन में करके दिखाइए, 15 दिन में, नहीं, उतना समय नहीं आपको देना है। अब आपको जल्दी से जल्दी चीजों को करना है, जल्दी से जल्दी अपना काम सारा का सारा कर लेना है। एटलीस्ट हर एक ब्रांच आपको लिखने आ जाए, आपको एक तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा समय नहीं रह गया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और आपका 16 मई को तो है ही, ठीक है। ओके, तो आपका कुल मिला करके जी, रिजल्ट कब आएगा? अब आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा। अब चाहे स्टार्टिंग में आए चाहे एंड में, किसी दिन आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कल मेंस की डेट आ गई, नहीं पता चला, ठीक है, तो ऐसे ही आ जाएगा आपको। हाँ, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि आज रिजल्ट आने वाला है, आ जाएगा। खैर, तो आपको बस क्या करना है जी, आपको क्या करना है, जल्दी 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 आपको अपना जो लिखने की आदत है उसको विकसित करनी है। देखिए सब चीजें आपने पढ़ी हैं, आपके पास नोट्स है, आपको सिर्फ लिखना सीखना, और आप इतने दिन से लिखना ही सीख रही हैं। कैसे, कौन से ब्रांच को कैसे हम सीखते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके, चलिए आइए अब हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज के सेशन की अगर हम बात करें तो हमें बजट पर चर्चा करनी है। हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर से बनने वाले जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका जी, एक क्वेश्चन आपका है, पारिवारिक बजट को समझाते हुए बजट बनाने के विभिन्न सोपानों को बताइए। एक क्वेश्चन हो गया। बजट की परिभाषा दीजिए, इसका लाभ और महत्व लिखिए। पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकारों को समझाइए और बजट बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करिए। इसके अलावा आपके पास है, बजट से आपका क्या आशय है, बजट के लाभ बताइए, आदर्श बजट समझाइए, पारिवारिक बजट संबंधी एंजल का नियम क्या है, ये आप अभी कल पढ़ ली है। बजट निर्माण की प्रक्रिया के चरणों को बताइए, ठीक है। पारिवारिक बजट और गृह प्रबंधन के बीच का संबंध बताइए। बजट को सफल गृह प्रबंधन की कुंजी क्यों कहा जाता है। बजट की परिभाषा दीजिए परिवार के लिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए और इसके प्रकार की सविस्तार व्याख्या करिए, ठीक है। ओके,
क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिए आपके पास है बजट शब्द को समझाते हुए पारिवारिक बजट बनाने के विभिन्न सोपानों को समझाइए। बजट की परिभाषा दीजिए, इनके कौन-कौन से इसके कौन से लाभ हैं और बजट बनाने के विभिन्न सोपानों को समझाइए, ठीक है? ये आपका टोटल 13 क्वेश्चन है जो कि बजट के चैप्टर से, ठीक है, ओके, जो बजट के चैप्टर से संबंधित है। और ऐसे ही क्वेश्चन बजट को गृह प्रबंधन से जोड़ करके, जैसे आपको पता ही है कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बजट को अर्नेस्ट एंजल से जोड़ करके पूछा जाता है। तो ये 13 क्वेश्चन आपके सामने हैं जो कि बजट के चैप्टर से क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जरा देखिए हम लोग सबसे पहले बजट को पूरा पढ़ लेते हैं और फिर हम आंसर राइटिंग की तरफ चलते हैं। अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले, तो आपको ये बताना है कि जो बजट है वो क्या होता है। आप आंसर करेंगे कि ये जो हमारे पास बजट दिख रहा है या ये जो बजट शब्द है एक्चुअली क्या है। तो यह एक आगामी जो आपका महीना है, जैसे आपको इतना तो पता है ना कि जो फैमिली का बजट बनता है वो मासिक बनता है, जबकि जो देश का बजट बनता है अर्थात जो राष्ट्रीय बजट बनता है वो किसका बनता है, वो हमारा बनता है पूरे राष्ट्र का, ठीक है। तो अगर हम बजट की बात करना शुरू करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करना शुरू करें, अगर हम बजट की बात करना शुरू करें, तो आप सबसे पहले यही बताएंगे कि बजट एक निश्चित समय के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। बजट किसके लिए तैयार किया जाता है, तो एक निश्चित समय के लिए तैयार किया जाता है। और जो निश्चित समय है वो कौन सा है, वो निश्चित समय आने वाला होता है। एक्चुअली बजट भविष्य के लिए होता है। आप जितनी भी चीजें अभी तक पढ़े हैं ना, चाहे आप टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, चाहे आप मनी पढ़ रहे थे, चाहे आप एनर्जी मैनेजमेंट देख रहे थे, जितना भी आप बजट पढ़ रहे थे, सब क्या था, भविष्य के लिए बन रहा था। अर्थात बजट क्या है, तो एक निश्चित समय के लिए, एक आगामी निश्चित समय के लिए आय और व्यय का ब्यौरा ही क्या है, आय व्यय का ब्यौरा ही आपका बजट कहलाता है। यह क्या करता है, तो यह आपको आय के भीतर रहने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, ये आपको विवेकपूर्ण खर्च करने में मदद करता है। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये आपको जो आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जो प्राथमिक मद हैं, उसको पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपको बचत की आदत विकसित करवाएगा। इसके अलावा आप वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं और प्लस जो आपके भविष्य की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने में भी ये क्या करेगा, भूमिका निभाएगा, ठीक है, ओके। ये उनको भी पूरा करने में क्या करता है, भूमिका निभाता है। तो इतना हमें पता है, बजट कुछ और नहीं है, आपकी जो टोटल इनकम है, जो टोटल आपका खर्च है, उसके बीच का जो विस्तृत ब्यौरा है, उसी को बजट कहा जा रहा है। और बजट भविष्यकालीन होता है। आप पारिवारिक बजट बना रहे हैं तो वो आपका बनेगा मासिक, जबकि अगर आप राष्ट्रीय बना रहे हैं तो वो बनता है आपका वार्षिक तौर पर, ठीक है। और बजट बनाने के फायदे भी बहुत सारे होते हैं। आपको आय और व्यय का सही विवरण मिल जाता है, आपको आपकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है, आपको आपके द्वारा खर्च किए गए जो पैसे हैं वो किस मद पे जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, इसका भी पता लग जाता है, ठीक है, ओके। क्लियर है मेरी बात? ठीक, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा बजट हो गया, ठीक। और बजट के ये सब क्या हो गए, हमारे लाभ हो गए। अच्छा, अब हमने कुछ कुछ चीजें आपको बताई कि देखिए बजट ऐसे है, बजट के लाभ ये हैं, बजट का महत्व ये है, ये चीज हमें पता है ना। अब हम इसको कैसे देखें, अगर हम इसको कैसे लिखें, अगर हमें इसी चीज को शब्दों में लिखना है और हमें ये बताना है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बजट क्या है, बजट को परिभाषित करिए, तो आपको बस ये सारे पॉइंट ही क्या करने हैं, ठीक है, ओके। उस सारे पॉइंट को क्या करना है, एक तरीके से समराइज करना है, सेंटेंस के फॉर्म में डालना। और इसको आप सेंटेंस के फॉर्म में कैसे डालेंगी, आप सीधे आंसर करेंगी, पारिवारिक बजट वह पूर्व नियोजित विवरण है जिसमें परिवार की आय और व्यय का संतुलित विवरण एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, ताकि परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो और भविष्य के लिए क्या हो सके, बचत हो सके। अंडरस्टूड है, यही बात अभी हम पीछे लिख रहे थे। और हमें ये पता भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आय और व्यय का ब्यौरा क्या कहलाता है, आप बताती हैं आय और व्यय का ब्यौरा क्या कहलाता है, ठीक है।
आय और व्यय का जो ब्यौरा है उसे हम क्या कहते हैं, बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर होगी मेरी बात। अच्छा, इसके बाद क्या है, आप चूंकि बजट हमेशा एक निश्चित समय के लिए बनता है और वो समय क्या है, भविष्य वाली यानी कि आगामी समय होता है, जो आपका आने वाला समय। तो आप बताएंगे एक निश्चित समय के लिए ये बजट बनाया जाता है ताकि परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो और भविष्य के लिए क्या किया जा सके, बचत हो सके। जो पीछे हमने शब्द लिखे थे उसी को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अगर चूंकि आपने कल देखा था उसमें पूछा गया था बजट की परिभाषा लिखिए, और परिभाषा का मतलब होता है कि जो कोई एक विशेष स्टेटमेंट आप डाल दीजिए, और आप कोई एक विशेष स्टेटमेंट डाल देंगी तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टेटमेंट है बजट को लेकर के, बहुत सारे कथन हैं, लेकिन जो कथन मैंने उठाया है वो छोटा है। ठीक है, आपने किताबें देखी होंगी, आपने पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट सारी किताबों में एक ही चीज लिखी हुई होती है। तो अब ये जो केग और रस हैं, इनके शब्दों में बजट क्या है, तो बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। अब ये बताइए बजट कैसे बनता है, हमें पता होगा ना कि भाई हम पीछे क्या खर्च करके आ रहे हैं, है ना। मद तो हमारे वही रहते हैं, हम भोजन पे खर्च करेंगे, हम किराए पे खर्च करेंगे, हम कपड़े पे खर्च करेंगे, आवास पे खर्च करेंगे, पानी पे, स्कूल फीस पे, यही सब तो है ना। ओके, यही सब हम है ना हमारा मत। तो आप सीधे लिख दिया केग और रस के शब्दों में, बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का क्या है, लेखा जोखा है। ठीक, चलिए, अब या तो आप सीधे अपनी प्रस्तावना ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, या तो सीधे आप अपनी प्रस्तावना ऐसे लिख दीजिए और ये नीचे एक स्टेटमेंट डाल दीजिए। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए आप ये परिभाषा नहीं लिखना चाह रही हैं क्योंकि आप लोग कॉपी भेजती हैं, सब बच्चे अलग अलग लिखे होते हैं, अलग अलग तरीके से लिखे होते हैं, अलग सबका अपना अपना लिखने का स्टाइल है, अच्छा लिख रहे हैं आप लोग भी। तो मान लीजिए ये आपने लिखा 4 लाइन, ठीक, फिर आपने एक परिभाषा डाल दी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहती हैं, आप दूसरा मैट पॉइंट लिखना चाहती हैं, तो आप इस तरीके से भी प्रस्तावना लिख सकती हैं जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या, बजट किसी निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को कहते हैं। आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए व्यय को आय के अनुसार विभिन्न मदों में पूर्व अनुमानित ब्यौरा बनाना पड़ता है। बजट आय व्यय का संतुलन होता है जिसमें कुछ आय बचत के लिए भी रखी जाती है ताकि आकस्मिक खर्चा आने पर व्यय किया जा सके। ठीक है, मेरी इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो हम पीछे देख रहे थे ना कि हमारा जो बजट है वो क्या है, जिसको हम लोग लाइन से जोड़ रहे थे कि आय और व्यय का पूरा ब्यौरा ही क्या है, बजट है। सेम वही चीज यहाँ पर आपने देखी, बस हम लोगों ने शब्दों को क्या कर दिया है, इधर उधर कर दिया। यानी कि हमने पहले जो चीज लिखी थी ओके, वो लिख ली और एक परिभाषा डाल दिया। अगर हम चाहें तो हम सीधे ये वाला स्टेटमेंट पे लिख करके परिभाषा डाल सकते हैं। बाकी आप परिभाषाएं अगर देखेंगे तो वो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके पास समय कम होता है, आप ऐसी परिभाषा डालिए जो छोटी हो। जैसे ये परिभाषा है, ऐसी किन्स की परिभाषा खूब पूछी जाती है, बजट की किन्स की परिभाषा भी बहुत पॉपुलर है। आप चाहें तो किन्स की परिभाषा भी लिख सकते हैं, वो भी आपकी लमसम लमसम 1.5 लाइन की ही है, जितनी बड़ी ये है इससे छोटी ही है किन्स की परिभाषा। ठीक है, ओके, तो आपका प्रस्तावना क्या हो गया, तैयार हो गया। आप सरल शब्द में बता पा रहे हैं कि बजट क्या है। तो बजट आपका जो भविष्य में जो आपने भूतकाल में जो व्यय किया है और भविष्य का जो अनुमानित व्यय है और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। भूत के व्यय मतलब आप पहले कैसे खर्च करती हुई आ रही हैं, ठीक है। भविष्य में अनुमानित ही है, अभी आखिर में जो चीज घटी नहीं उसका अनुमान लगा। आप लोग पूछते हैं ना कितना कट ऑफ जाएगा, तो हम कहते हैं ये अनुमानित है, ये कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो भूत के व्यय कौमा भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा ही क्या है, बजट है। हमारी प्रस्तावना क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये आपने प्रस्तावना के तौर पर लिख दिया। अब आप चाहें तो वैसे लिखें, आप चाहें तो इस प्रकार से लिखें। ठीक है, आपकी प्रस्तावना हो गई। अच्छा, अब जरा देखिए, अगर हम अगली बात करें तो हमसे पूछा गया था बजट के महत्व। आप सभी लोगों ने लिखा होगा, उम्मीद है। अब तो आप सीरियस हो गए होंगे, जब आपको पता है कि आपका एग्जाम है तो आप लोग जरूर लिखना शुरू कर दिए होंगे। नहीं किया है तो अब तो फिर आपका बेड़ा भगवान के हाथ में है, नहीं तो काम आपको करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग से ही आपसे कहा है, रिटन में टीचर की भूमिका नहीं होती है। रिटन में टीचर आपको सिर्फ लिखने की शैली सिखाएगा,
मैटर, कंटेंट, ये चीजें आपको ऑलरेडी प्री में मान के चला जाता है कि आप प्री पढ़ के आई हैं, सिर्फ आपको उसी को क्या करना है, लिखना है, उसको इस लैंग्वेज में, उसको सही शब्दों में, सही तथ्यों के साथ ऐड करना होता है। ठीक है? अच्छा, अब जरा देखिए, बजट के महत्व की अगर हम बात करें तो जनरली आपसे पूछा जाता है पारिवारिक महत्व। ठीक है? ओके, पारिवारिक महत्व, जी, पारिवारिक महत्व आपसे पूछा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा क्वेश्चन, आप किताब आप लोग भी पढ़ रही हैं तो आंसर वगैरह, क्वेश्चन वगैरह आप लोग को भी दिख रहा होगा, पूछा जाता है बजट का सरकार के लिए क्या महत्व है, राष्ट्र के लिए क्या महत्व है। ठीक है? ओके, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है? अच्छा, अब जरा देखिए, अगर हम बजट के महत्व की बात करें तो ये 4 एरिया में महत्व को बांटा गया है। ठीक है? 4 एरिया में महत्व को बांटा गया है। अच्छा, अब ये जो 4 एरिया में बांटा गया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, परिवार के लिए ही बजट का महत्व है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, परिवार के लिए बजट का महत्व, क्योंकि जो हमारा विषय है ना, ओके, जो हमारा विषय है वो घरेलू है, तो वहां पर ज्यादा जो चीजें होती हैं वो परिवार की इन्हीं से जोड़ करके पूछी जाती हैं। तो परिवार के लिए क्या महत्व है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका अर्थशास्त्रियों के लिए क्या महत्व है, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ सरकार के लिए क्या महत्व है, और समाज सुधारक और जो राजनीतिज्ञ हैं इनके लिए क्या महत्व है। अब मैंने बताया कि पूछा जाता है पारिवारिक बजट क्या है, पारिवारिक बजट का सरकारी महत्व बताइए, पारिवारिक बजट का परिवार के लिए महत्व बताइए। ठीक है? तो सबसे कॉमन तो यही है, जनरली यही पूछा जाता है। बट आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है ये भी ध्यान में रखना है। और ये कुछ नहीं है, आपकी मैक्सिमम किताबों में हेडिंग हेडिंग डाल करके ये चीज लिखी हुई है। ठीक है? अब चूंकि जो सबसे ज्यादा जरूरी है हम सबसे पहले उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप बजट के महत्व की बात कर रही हैं, ठीक है, तो बजट का क्या महत्व है। पहला, आप क्या कर पाएंगी, बचत कर पाएंगी। ठीक है? ओके, आप क्या कर पाएंगी, आप बचत कर पाएंगी, बचत के लिए यह जरूरी है। ठीक है? दूसरा, आय और व्यय की जानकारी आपको मिलती है। ठीक है? आपको आपके पापा अगर मान लीजिए 1000 रुपए दिए और आपने एक कॉपी पे लिखा, ठीक है, ओके, अगर आपके पापा ने अगर आपने कॉपी पर लिखा कि हाँ हमारा ये ऐसे ऐसे हमने खर्च किया है, तो आपको पता रहेगा ना किस मद पे आप कितना खर्च करिए। आपने कहीं बजट नहीं बनाया, बस जो सामने आया जो मन किया वो खरीद लिया, तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 1000 रुपए का क्या किया। तो आपको बजट का अगर पारिवारिक महत्व देखें तो सबसे पहली बात बचत के लिए ये जरूरी है। दूसरा, आपको आय और व्यय का क्या मिल जाता है, पूरा ब्यौरा मिल जाता है, अर्थात आय व्यय का आपको ब्यौरा मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो आपके विशिष्ट मद हैं, या सीधे कहिए आपको प्राथमिक मदों का ज्ञान हो जाएगा। आप अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं पर केंद्रित हो जाएंगी, प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति में सहायक। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता है और हमारे पैसे खर्च हो गए, हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारा जो प्राइमरी नीड है वो क्या है, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो आपका एक हो गया बचत के लिए, दूसरा हो गया आय और व्यय का ब्यौरा, तीसरा आप अपनी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकती हैं, तीसरा आप भविष्य के लिए बचत कर पा रही हैं। ठीक है? ओके, भविष्य के लिए आप बचत कर पा रही हैं। जब आप बजट बनाती है ना तो आप एक्शन भी होता है, संतुष्टि भी मिलती है, आपकी नेसेसरी चीज रुकती नहीं है, आवश्यक जो बिल्कुल चीज है वह रुकती नहीं है। तो आपका ये सब क्या हो गए, महत्व हो गए। और एक चीज ध्यान से सुनते चलिए, हर चीज आपकी किताब में हो, हर चीज आपके क्लास में हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होगा जिसका आपको चैप्टर आपने पढ़ा है, तो कई बार ऐसा होगा जो कनेक्टिव क्वेश्चन होगा, जोड़ करके बना हुआ है, तो उसका आंसर आपको इमीडिएट वहीं पर देना है। वो आपका ये नहीं कि हम पहले पढ़ लें या हमारी किताब में है तो हमने वो पढ़ा हुआ वो दे, नहीं। बहुत बार ऐसा होगा कि रैंडम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट तरीके से आपसे वहां पर पूछा जा सकता है। तो जब आप पढ़ेंगे ना ध्यान से, जब आप चैप्टर पढ़ेंगी, बुक रीड करेंगी, तो आपको अपने आप वो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक? तो आपका संतुष्टि आपको मिल रही है। ठीक? ये हो गया हमारा पारिवारिक। ठीक? अच्छा, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति भी हो जाएगी, आवश्यकता भी पूर्ति हो जाएगी, आप भविष्य के लिए भी बचा ले रही हैं, आप अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगी, है ना, आप प्रमुख मदों की पहचान कर पाएंगी,
विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करेंगी, मितव्ययिता का गुण आएगा, है ना? क्लियर? अच्छा, अब जरा देखिए, अगर हम थोड़ा सा और देखें, ठीक है, तो हम ये पारिवारिक चीजों में यहाँ पर देखें, देखिए, परिवार के लिए तो पहला आय और व्यय में हम संतुलन कर पाएंगे, हम विवेकपूर्ण तरीके से व्यय करेंगे, हम वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के मध्य आय का सही विभाजन कर पाएंगे, बजट के अनुसार हम व्यय करेंगे, हम बचत कर पाएंगे, हम सम सीमांत उपयोगिता का पालन कर पाएंगे। सम सीमांत उपयोगिता का पालन मतलब जानते हैं क्या होता है? हमारे पास जितना है, जो भी पैसा है, हम उसका उपयोग ऐसे कर रहे हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसी को कहा जाता है सम सीमांत उपयोग का नियम या सम सीमांत उपयोगिता का नियम। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़िया रहेगा, आप किसी भी रिसोर्स का इस तरीके से यूज करें, ठीक? तो आपका क्या है, ठीक है, आपका क्या हो गया, परिवार के लिए ये सारे हमारे जो पॉइंट हैं ये हमारे हो गए। क्लियर? क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? एक बार आप सभी बताइए। बजट का महत्व और परिवार के लिए महत्व हमने लिखा, और फोकस इस पे क्यों करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एक तो आपने सीधे सीधे ऐसे लिख दिया, मतलब ये पॉइंट बना करके, ठीक है, कि बजट का परिवार के लिए महत्व, और आपने ये लिख दिया। अच्छा, अब इसी को थोड़ा और टेक्निकल आप कैसे लिख सकती हैं? आप देखिए, जो चीज मैंने यहां पर लिखी है वही चीज आप इस तरीके से भी लिख सकती हैं, पर पारिवारिक बजट के महत्व की ही बात हो रही है, ठीक है। देखिए, पारिवारिक बजट से परिवार की पूर्ण आर्थिक दशा का तथा रहन सहन के स्तर का ज्ञान हो सकता है, ठीक है। दूसरा, बजट से पता चलता है कि परिवार की आय कितनी है, किन और सेवाओं पर व्यय होता है, परिवार में कुछ बचत होती है या नहीं होती है, ठीक है। ओके। तीसरा, पारिवारिक बजट की सहायता से एक साधारण गृहस्थ अपने घरेलू खर्चों में सम सीमांत उपयोगिता नियम का पालन करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। मेरी बात समझ में आई? तो आप ऐसे भी लिख सकती हैं, आप सीधे ऐसे पॉइंट भी डाल करके लिख सकती हैं। ये है क्या? तो पारिवारिक बजट का जो महत्व है, जो आप परिवार में बजट बना रही हैं, उसका महत्व है। ये भी वही बात कही जा रही है, यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है, और दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आवश्यकताओं की तीव्रता एवं उपयोगिता के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है और उसी क्रम में व्यय किया जाता है। जो काम ज्यादा जरूरी है हम उसी को करते हैं, ठीक है, और जो हमारा टाला जा सकता है, ऐसा कोई व्यय है जो अर्धनिश्चित है या अनिश्चित है, तो हम उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। पहले हमारी जो जरूरत होती है, ठीक है, ओके, जो हमारी पहली जरूरत होती है वो क्या होती है? वो यही होती है कि हम अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करें। और देखिए, बजट से व्यक्ति आय का वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के बीच सुचारू रूप से वितरण कर सकता है, ठीक। बजट बना लेने से आय वृद्धि में सहायता मिलती है। बजट से व्यक्ति में मितव्ययिता की आदत विकसित होती है, वह सोच समझ कर व्यय करता है, और उसके बाद आकस्मिक खर्चों के लिए पैसा होता है, जिससे उसे मानसिक संतुष्टि रहती है और ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ये बताइए, घुमा फिरा के हम लोग बात तो यही कर रहे हैं ना, यही सारी बातें तो हम कर रहे हैं कि पारिवारिक बजट बना रहे हैं तो हमें फायदा क्या है। आप ऐसे भी लिख सकती हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकती हैं, भाई पारिवारिक बजट का ये महत्व है, हमें पता चल जाता है किसी भी परिवार की आर्थिक दशा क्या है, उनके रहन सहन के स्तर को हम समझ पाएंगे। जिस व्यक्ति की जैसी आर्थिक स्थिति होगी, उसका रहन सहन का स्तर भी उसी प्रकार से होगा, ठीक है। ये आप देख रही हैं, आय कितनी है, किन मदों पे खर्च हो रहा है, बचत है नहीं है, ये आप समझ पा रही होंगी, ठीक। तो ये पारिवारिक बजट का क्या हो गया, महत्व हो गया, ठीक। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए पूछा गया बजट क्या है और बजट के पारिवारिक महत्व को समझाइए, तो आप क्या करेंगी? आप बस ऐसे ही हेडिंग डालेंगी, और इसके बीच, जैसे ये देखिए, ठीक है, आप हेडिंग डालेंगी और उसके अंदर कुछ लिख देंगी। नहीं हेडिंग डाल रही हैं तो आप इस तरीके से पॉइंट बना करके लिखिए, आपका वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। मितव्ययिता समझे नहीं? मितव्ययिता का मतलब होता है पैसे को सूझबूझ के साथ खर्च करना, कम पैसा खर्च करते हुए बेहतर गुणवत्ता के साथ काम करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, रोमी जी आप कैसे भी लिख सकती हैं, ठीक है। बताइए, क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? बजट और बचत सेम है या अलग है?
बचत अलग चीज है, बजट अलग चीज है, ठीक है। ओके, चलिए ये हमारा क्या हो गया, बजट का महत्व हो गया परिवार के लिए। अच्छा, मैंने आप लोग को सिर्फ परिवार तक ही क्यों नहीं लिखा, मैंने परिवार तक ही क्यों नहीं रोक के रखा, मैंने आपको इनके बारे में भी क्यों बताया, क्योंकि मैंने आपकी जितनी भी होम साइंस की किताबें देखी हैं, एक दो को छोड़ करके, ठीक है, ओके, एक दो को छोड़ करके सब में ये लिखा हुआ है, सारी किताबों में लिखा हुआ है, एक दो को छोड़ करके। अर्थशास्त्रियों के लिए बजट क्या क्या महत्व है। अच्छा, देखिए मैं आपको फिर से यहीं पे बता रही हूँ, कई बार ऐसा होगा जब आपको एकदम रटा पका पकाया नहीं मिलेगा, ठीक है, मेंस आप लिख रही हैं, एकदम पका पकाया नहीं मिलेगा, आपको क्या करना होगा, अपने दिमाग पे जोर डालते हुए भी कुछ पॉइंट क्रिएट करने पड़ेंगे ऑन द स्पॉट, ऑन द टाइम, ठीक है। और इन चीजों के लिए प्रिपेयर रहिए आप, इन चीजों के लिए अपने सोचने के दायरे को इतना बढ़ाइए। और जब आप लिखेंगी ना खुद से, पहली बात तो लिख नहीं पाएंगी, 4 बार 6 बार लिखना पड़ेगा, तब आपका एक सही आंसर आपके मन लायक मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप जब लिखेंगी तो आप अपने ही दिमाग से, ठीक है, ओके, आप अपने ही दिमाग से क्या कर देंगी, पॉइंट्स क्रिएट करने लगेंगी, ठीक है। आपको खुद ही पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कई बार हम ही आपको कोई चीज बताते हैं तो हम कहते हैं ना, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वो तुरंत तुरंत क्रिएट करिए, तब भी आपका, ठीक है, ओके, तब जा करके आपको थोड़ा सा आपका जो लेवल है वो एक ऊंचाई पर पहुंचेगा, और पहुंचाना बहुत जरूरी भी है। खैर, अर्थशास्त्रियों के लिए देखिए तो आर्थिक नीतियों के प्रभाव की जानकारी, आर्थिक असमानता की जानकारी, कर निर्माण का निर्धारण। अर्थशास्त्री पता है, जैसे आप अर्नेस्ट एंजल की बात कर रही थी, वो क्या थे, एक अर्थशास्त्री ही तो थे। और वो बजट जब परिवार का बना रहे थे, वो तो डोमेस्टिक लेवल पे बना रहे थे, वो नेशनल लेवल पे तो बना नहीं रहे थे, है ना। ओके, आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि जब अर्थशास्त्रियों की बात होगी तब आर्थिक नीतियों के प्रभाव की जानकारी, कि जो आर्थिक नीति बन रही, जो आपकी इकोनॉमिकल पॉलिसीज बन रही हैं, जो नियम है वो क्या है, ये समझ पाएंगे। आर्थिक असमानता की जानकारी, हर परिवार का बजट अलग अलग होता है कि नहीं होता है, बताइए, हर परिवार का जो बजट है वो अलग अलग होता है। तो जब हर परिवार का बजट अलग अलग है तो आपको बजट देख करके ये समझ में आएगा ना कि क्या, कहाँ पर परिवार 50,000 में चल रहा है, कौन सा परिवार 60,000 में चल रहा है, कौन सा 70 में चल रहा है, कौन सा 80 में चल रहा है, ये आपको पता चल पाएगा। कर निर्माण का निर्धारण, टैक्स लेते हैं, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है ना, तो कैसे लेती है। अब आपको पता है कि आधा से ज्यादा परिवार जो है वो गरीबी वाला है, तो जो डोमेस्टिक चीजें हैं, जो घरेलू चीजें हैं, उस पर जीएसटी कम लगी। जो लग्जरी वाली चीजें हैं, जैसे बहुत लग्जरी कार, बहुत लग्जरी, बहुत ब्रांड वाला कपड़ा, उस पर जीएसटी ज्यादा है। और वो जीएसटी का निर्धारण कौन कर रहा है, हम आप कर रहे हैं, नहीं, वो हमारे जो अर्थशास्त्री हैं वो उनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर, क्या मेरी बात क्लियर है, एक बार बताइए। ओके, अच्छा, इसके बाद देखिए सरकार के लिए, सरकार के लिए बजट का क्या महत्व है, तो सरकारी नीतियों का निर्धारण, धन का समान वितरण, हानिकारक वस्तुओं पर प्रतिबंध, और बचत की जानकारी, कितना बच पा रहा है जो पॉपुलेशन है उनकी, उनके पास, ठीक है। ओके, क्या मेरी बात ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए समाज सुधारक और राजनीतिज्ञों के लिए, पहला आर्थिक नीतियों के मूल्यांकन में, दूसरा आर्थिक समानता लाने में, नशीली एवं हानिकारक वस्तुओं पर नियंत्रण के लिए, ठीक है। अब आप बोलिए मैम आप इनको इतने शॉर्ट में क्यों बता रही हैं, ये जनरली आएंगे नहीं, ठीक है, ओके, ये आने वाले नहीं हैं, लेकिन बाई चांस, जैसे सरकार का मैंने देखा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि जो बजट है, सरकार के लिए बजट का महत्व बताइए, आपका ये है, ठीक है। परिवार वाला जानबूझ के मैं बता रही हूँ क्योंकि वो आता है आपके विषय से ज्यादा संबंधित है, ठीक। बट चूंकि ये आपकी हर किताब में मैंने देखा है, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ रखी है कि कुछ मत करिए, आपको कम से कम ये पॉइंट तो याद रहेंगे, ठीक है। अगर पूछा गया, जनरली आपको परिवार वाला ही बताना, आपको बताना यही है, मेनली आपके काम का यही है, लेकिन चूंकि हर किताब में ये दिया हुआ है, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। कभी अगर आपसे पूछा गया कि बजट के महत्व बताइए, और आपको सिर्फ फैमिली वाला न बता, मतलब पारिवारिक नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया फैमिली का बजट
का जो सॉरी पूछा गया बजट के महत्व बताइए, तो आप इस तरीके का कोई ग्राफ बना करके छोड़ सकते हैं। ये भी अपने आप में सही है और ये बच्चे बनाएंगे भी नहीं क्योंकि उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, ठीक है, बताइए। मेरी इतनी बात क्लियर? तो आपको इतना तो पता है, इतना तो हर बच्चा लिखेगा। आप ये मान के चलिए जो पढ़ रहा है वो भी लिखेगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो भी लिखेगा। ये चीजें व्यवहारिक चीजें हैं। कोई भी अपने दिमाग में जोड़ लगाएगा तो पूरा नहीं, दो चार छह तो दो चार तो लिख ही लेगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से अगर आप बना ले रही हैं तो ये तो फिर आपका एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जो आंसर जो आपका चेक करेगा वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, वो भी अनुभवी होगा। ठीक है, ओके। और वो अनुभवी व्यक्ति खुद कई सारी किताबें पढ़ चुका है, कई सारी किताबों को लिखने का व्यक्ति होगा, वो खुद ही राइटर होगा, तो उसे ये चीज समझ में आ जाएगी। और अगर कोई भी आपका प्रोफेसर कॉपी चेक कर रहा है, चाहे वो रिटायर्ड हो या वर्किंग में हो, तो वो किताब जरूर पढ़ता है। और जब वो किताब पढ़ा है तो उसको ये मिल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको मैं एक्चुअली मैं खुद बताती हूँ कि जब मैं आपकी मेंस की कॉपी क्रिएट करती हूँ, मैटर क्रिएट करती हूँ, तो मैं पांच किताबें, 6 किताबें लेके बैठती हूँ। तब मुझे जिसमें से जो अच्छा लगता है मैं वो चीज़ क्या करती हूँ, उसमें से लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 3-4 किताबों में बिल्कुल ऐसे ही देखा है, जो कि मैंने एज इट इज मतलब ग्राफ के रूप में क्रिएट करके आपके सामने रखा है। वो पूरा हेडिंग हेडिंग में लिखा हुआ है व्याख्या कर करके, तो मैंने वो सब छोड़ करके, इतने की जरूरत है नहीं आपको। मैंने एक ऐसा बना दिया ताकि आपकी बात भी मेरी आप समझ जाएं और ये आपको याद करना भी आसान रहे। क्लियर है? बताइए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, हमने एक तो आपको इस तरीके का बता दिया, बाकी जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है पारिवारिक बजट का जो महत्व है वो ऐसे बता दिया। आप इस तरीके के भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा इसके बाद देखिए, जब भी आप बजट बना रहे हैं, ओके, जब भी आप बजट बनाएं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बजट क्या है, बजट बनाते समय की महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख करके किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर बजट बनाना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन बनता है ना, पीछे देखी होंगी आप, क्वेश्चन था एक, बजट क्या है, बजट बनाते समय ध्यान देने वाली बातें। अब ये क्या है? हम्म, बजट की अगर हम आवश्यक बात करें तो देखिए, बजट बनाते समय गृहिणी को परिवार के सभी सदस्यों की आय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब ये बताइए, ठीक है, अगर गृहिणी, जो व्यक्ति बजट बना रहा है, जनरली गृहिणी ही बजट बना रही है, अगर उसको ये ही नहीं पता कि उसके परिवार में जो लोग हैं उनकी इनकम कितनी है, तो आप खुद सोचिए, आपके पापा जब बजट बनाने कभी बैठते हो, है ना, तो वो देखते हैं ना कि हाँ इतना किराया आ रहा है, इतना पेंशन आ रही है, दादी को इतना पेंशन मिल रहा है, इतना मैं कमा रहा हूँ, इतना ये आ रहा है, तब तो वो बना पाएंगे। अब आपको पता ही नहीं है कि घर में आ कितना रहा है। तो जब आपको आपको नहीं पता चल रहा है कि आ कितना रहा है, तो आप जो बजट बनाएंगी वो क्या है, वो तो अधूरा बजट है ना, वो सही कहाँ है। आपको टोटल इनकम ही नहीं पता अपने परिवार की। जब टोटल इनकम ही नहीं पता है तो टोटल इनकम में से जो आपका टोटल एक्सपेंचर है, जो टोटल व्यय है, वो आप कैसे निकाल पाएंगी। तो पहली बात तो आपको जो भी लोग हैं उनके आय और वो क्या खर्च करते हैं, दोनों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, बजट बनाने समय गृहिणी को परिवार के सभी सदस्यों के आय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बजट इस प्रकार बनाना चाहिए कि पारिवारिक आय व्यय से अधिक हो। अगर आय व्यय से अधिक होगी तो क्या होगा, आपका जो बचत वाला कॉन्सेप्ट है वह सही हो जाएगा, यानी आप बचा पाएंगे, अदरवाइज आप बचा नहीं पाएंगे। देखिए, तो बजट इस प्रकार बनाना चाहिए कि पारिवारिक आय व्यय से अधिक हो। बजट बनाते समय अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, ओके। पीछे भी आप ये सब पढ़ी हैं। देखिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप पढ़ वही रही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा आगे पीछे कर देना है, चीजों को थोड़ा, और ये चीजें सब आपको मिलेंगी नहीं बनी बनाई।
क्वेश्चन को देखेंगी तब आप ये चीज लिखेंगी। जब आप बजट बना रही हैं तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए। इतना आप सोच पा रही होंगी, नहीं सोच पा रही है तो प्रेशर डालिए, सोचिए, है ना। जब तक गृहिणी को आय का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा वो बजट नहीं बना पाएगी। बजट बना रही है तो वो ध्यान रखे कि उसकी आय हमेशा व्यय से क्या हो, ज्यादा हो, तभी वो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी, आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। ठीक है। बजट बनाते समय अनिवार्य और महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। हर बार आप पढ़ी हैं, बजट सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाना चाहिए। बजट लचीला होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसमें क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। कभी पूछा जाए कि बजट क्या है और बजट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं, तो आप यही पांचों बिंदु ध्यान में रखेंगी। अगर आप ये भी ध्यान रखिए, अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ लाइनें तोड़ मरोड़ करके निष्कर्ष में भी डाल सकती हैं, कुछ आप प्रस्तावना में भी डाल सकती हैं। आपका है वही चीज, बस आपके पॉइंट क्या हो रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से बदलते जा रहे हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने बजट की जो आवश्यक बातें हैं वो हमने समझी। अभी भी पूछा जाता है बजट बनाने के सोपान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नेट में भी अरेंज करने के लिए खूब आता है। आपने अभी पीछे क्वेश्चन देखा है ना, देखिए ये आपने पीछे क्वेश्चन देखा था, और ये सारे क्वेश्चन मतलब से आपकी किताबों के ही हैं। 5 किताब हैं, 5 किताब में से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। आप देखिए, आपको सोपान को समझाइए। ठीक है, यहाँ पे तो उसका लाभ और महत्व लिखना है, ये आप लिख ही लेंगे। अब पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकार अभी आगे हम पढ़ेंगे। बजट बनाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया कहा जाए सोपान कहा जाए, बात एक ही है। बजट से क्या आशय है ये आप अभी पीछे देख ही रही हैं। बजट के लाभ बताइए, ये अभी आपने पीछे देखा है। ठीक है, आदर्श, ये अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, ये शॉर्ट वाले हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद पारिवारिक बजट संबंधी एंजल का नियम, ये आप कल बताई हैं। बजट निर्माण की प्रक्रिया के चरण, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद आपका है प्रवृत्ति से महत्व पर प्रकाश डालना है और उनके प्रकारों को बताना है। पारिवारिक बजट बनाने के विभिन्न सोपानों को समझाइए। यहाँ पर भी देखिए लाभ क्या है और इनके बनाने के विभिन्न सोपानों को समझाइए। मतलब कई जगह ये पूछा जाता है और ये सबसे आसान होता है मैनेजमेंट में। ये जो पॉइंट होता है ना, ओके, ये सबसे आसान होता है। किसी भी चीज का चरण बताना हो, सोपान बनाना हो, चाहे धन प्रबंधन का, चाहे समय प्रबंधन का, चाहे शक्ति प्रबंधन का, या फिर आपका जो ये आप देख रहे हैं बजट मैनेजमेंट या बजट योजना, सबसे आसान जो क्वेश्चन है ना वो सोपान वाला ही है। आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी तो वही चीज है, वही बात है। ठीक है, आप 2 बार 3 बार अपनी आंख से देख लेंगी ना तो भी आप लिख पाएंगी। ठीक, ओके, क्लियर। अब हमारा इतना है, और बाकी हमने कल आपको बताया ही कि आप जब भी आंसर करेंगी ये जरूर ध्यान रखेंगी कि कोई भी पॉइंट छूटे ना। परिभाषा का नंबर अलग होगा, लाभ का नंबर अलग होगा, सोपान का नंबर अलग होगा। तो आप आंसर कम अच्छा भी कर रही हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस कोशिश ये करिए कि आपका पॉइंट ना छूटे। जो पूछा गया है, जो जो चीज, जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना अपने पेपर में तो आप ऐसे गोला बना लीजिएगा, सर्कल बना लीजिएगा कि आपको एक्चुअल में बताना क्या क्या है। ठीक है, और वो 3 चीजें जरूर बताइएगा, थोड़ा खराब ही बताइएगा लेकिन बताइएगा, तब क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये चरण क्या है, और एक चीज ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में मत पड़िए। अब आप जैसे आप किताब पढ़ रही होंगी, क्योंकि मैं ही आपसे कह रही हूँ कि किताब पढ़िए, और किताब पढ़ना बहुत अच्छा है आपके लिए, मेंस के लिए किताब बहुत अच्छा होता है। अब इन सब का अगर आप वर्णन करने पर जाएंगी तो फिर आप वर्णन करती रह जाएंगी, इतना ना जगह है ना इतना टाइम है, ना इतना एग्जामिनर के पास भी टाइम नहीं होगा कि वो बैठ कर कितना ढेर सारा देखे। ठीक, तो आपको सोपान सीधे सीधे क्या करना है, लिखना है। ठीक है, सोपान मतलब क्या, चरण, प्रक्रिया, कैसे हम बजट बनाते हैं, बजट बनाने की प्रक्रिया। ठीक, ओके। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यही है। अच्छा, क्यों मैंने कहा कि ये आसान है, अगर ये आपको याद है, वेरी गुड।
नहीं याद है तो आपको वो 4 शब्द याद है ना, जो पीछे हम आपको समय में भी बता रहे थे, और जब समय के बारे में जब बता रहे थे, ठीक है? तभी हम आपसे ये कह रहे थे कि देखिए यही सेम चीज़ शक्ति में भी होती है, सेम यही चीज़ धन में भी होती है और यही बजट बनाने में भी होती है। मैं आपको एक चीज़ बता रही थी ना, और टोटल कितने शब्द बता रही थी? 4 शब्द बता रही थी, ठीक? अब वो 4 शब्द कौन-कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम? सूची बना लेते हैं, ठीक है? फिर दूसरा हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। और तीसरा हम क्या करते हैं? संतुलन या समन्वय स्थापित करते हैं। और लास्ट में हम योजना बना लेते हैं। यही होता है, यही होता है ना? ओके जी रेखा, ठीक। सबसे पहले, अब चूंकि हम पैसे की बात कर रहे हैं, हमें यही चारों शब्द पर फोकस करना है। 4 शब्द हैं हमारे, हमें इसी पर फोकस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? बजट की अवधि का निर्धारण करना, कि ये जो हमारा बजट है ना, ये हम कैसे, मैम भूल जाते इतना सारा, तो आपको कौन कह रहा है कि आप रटो? रटना नहीं है आपको। अगर राम निवास यादव जी, अगर आप रटने के पीछे पड़ेंगे तो रटा हुआ ज्ञान मेंस में कतई काम नहीं आएगा। रट करके कोई मेंस नहीं लिख पाएगा कि हम यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है तुम सब एग्जैक्ट याद कर लें और हम वहां जाके बिल्कुल छाप देंगे। नहीं, रट्टा ज्ञान नहीं काम आएगा, समझना पड़ेगा। और जब आप चीजों को समझेंगे ना, तो आप बहुत सारे आंसर्स उसी बिहाफ पे करेंगे, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ पर बजट की अवधि का निर्धारण करना। सबसे पहले, चूंकि आपने पढ़ा ना कि हम भविष्य के लिए हम क्या करते हैं? पूरा आय और व्यय का वितरण करते हैं, ब्यौरा बनाते हैं, तभी तो आगे आने वाला अगला 1 साल ऐसे, ठीक है? ओके, है ना? अब देखिए, पहला बजट की अवधि का निर्धारण। आभा मिश्रा जी, मैम ये तो डीप नॉलेज है, टीजीटी में बहुत काम काम आएगा। सब टीजीटी में आप पढ़ी हैं, आप लोग भूल गए जाएं ये अलग बात है, अदरवाइज आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है? आप लोग यूट्यूब पे इतने दिन से प्रैक्टिस कर रही हैं, नेट में कितनी बार आप ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? फिर नेट में ये सब बहुत, मतलब आप समझिए बहुत बार आए हैं भाई। मेंस में सिर्फ आपको लिखना सीखना है, मेंस में कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट करना होता है कि हाँ हमारा प्री में जब आप पढ़ती हैं तो कॉन्सेप्ट बेस होता है, वो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है कि हाँ इस चैप्टर में यही है, ये चैप्टर ये है, इसमें ये टॉपिक है। ये मेंस में ये नहीं है। ये होता है कि भाई आप पढ़ के आई हैं प्री, आप प्री पढ़ के आई हैं, पास होके आई हैं तो कंप्लीट है। आपको सिर्फ लिखना सीखना होता है। आप लोग इस चीज को समझिए, ठीक है? चलिए, हाँ, पहला आपका क्या हो गया? चूंकि 4 शब्द हमें बिल्कुल रटे हुए हैं, 4 शब्द हमें एकदम से याद हैं, ठीक है? अब इतना यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे पहले बजट की अवधि का निर्धारण करना है, क्योंकि वो भविष्य का होता है। इसके बाद आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची बनाना है तथा उनकी मात्रा का निर्धारण करना है। विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का योग करके बजट पर व्यय होने वाली पूर्ण राशि का अनुमान लगाना है, जैसा यहाँ आपने देखा, ठीक। फिर आपका तीसरा है परिवार की आश्वस्त आय। आश्वस्त मतलब जितना जितना एश्योर है, एश्योर मतलब होता है जी कि जितना आपका कम, मतलब एकदम उसमें कोई कटौती नहीं होगी। हम कैसे कहते हैं? आई एम फुली इंश्योर, मैं इंश्योर हूं, ठीक है? तो उसको कहा जाता है आश्वस्त आय, ठीक। और संभावित संभावित आय का अनुमान लगाना, अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय में संतुलन स्थापित करना, बजट का परीक्षण करना, बजट का नियंत्रण करना, समायोजन करना और फिर व्यय का मूल्यांकन करना। अब आप बोलिए, ठीक है? ओके, अब आप ये बोलिए कि मैम इतना तो नहीं याद रहेगा, कोई बात नहीं, आपको सीक्वेंस याद करने बैठने की जरूरत भी नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये 4 शब्द तो हम पढ़े हैं ना, ये 4 शब्द तो हम लोग न जाने कितने साल से सुन रहे हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जब बजट की बात होगी तो उस सबसे पहले एक चीज जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना जी। अब आप एक शब्द जरूर समझ लीजिएगा कि बजट की अवधि का निर्धारण सबसे पहले होता है कि आप बजट कितने टाइम के लिए बना रही हैं, ठीक है? ओके, ये बजट आप कितने टाइम के लिए बना रही हैं, ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली लाइन बजट की अवधि का निर्धारण। दूसरा, आपको सूची बनाना है, तो आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची बनाना। तीसरे पे आ जाइए कि उन पर उन आवश्यकता उन सूचियों पर या उन वस्तुओं पर या सेवाओं पर व्यय होने वाली आय का अनुमान लगाना। फिर
प्रस्तावित व्यय और जो आपका आय है उसके बीच संतुलन स्थापित करना, ठीक है, संतुलन स्थापित करना, फिर बजट का परीक्षण करना, और फिर बजट का नियंत्रण, समायोजन, व्यय का मूल्यांकन। अगर ये सब नहीं भी लिख रही है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर लिख रही है इट्स अ वेरी, नहीं लिख रही हैं तो आप सीधे यहाँ लिखिए बजट का परीक्षण करना, बजट निर्माण प्रक्रिया, बस हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब आप ये मत सोचिए कि हमें बिल्कुल एकदम सब याद करके बैठना है, कुछ काम आम नहीं आएगा आपके, कुछ काम आने वाला नहीं है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है, बताइए। तो आपने बजट बनाने के जो चरण हैं वो हैं तो ये, लेकिन आप इनसे भी अपना काम चला लेंगी, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में उतनी चीजें याद नहीं रहेंगी, आप ये मान के चलिए कि आपको इतनी चीजें याद नहीं रहेंगी, आपको समझना है और अपने शब्दों में लिखना है। किसी के अकॉर्डिंग थोड़ी ये है कि हाँ इनके अकॉर्डिंग ये है तो यही लिखना पड़ेगा। जैसे जब हम लोग निर्णय प्रक्रिया पढ़ रहे थे तो जिसके अकॉर्डिंग जो है हम वही पढ़ रहे थे, ये किसी के अकॉर्डिंग नहीं है। आप सेंस समझ रही हैं क्या करना है, आप इन्हीं शब्दों को पिरो करके लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। ठीक, तो ये जरूर ध्यान रखिए, और ये चीज बहुत एग्जाम में बहुत बार आपके आंख से सामने से गुजरी है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बजट की अवधि का निर्धारण करना है, जो आपके मद हैं उनकी सूची बनानी है, ठीक है। फिर आपका जो आय है उसकी जानकारी इकट्ठा करनी है, फिर जो आपके व्यय हैं उन व्यय होने वाले जो मद हैं उनको लिखना है, फिर दोनों के बीच संतुलन करना है, जो आपकी आय है और जो आपका व्यय है दोनों के बीच संतुलन करना है, और फिर क्या करना है, समायोजन, संतुलन समायोजन खैर बात एक ही है, वो करना है। उसके बाद फिर क्या कर देना है, आपका बजट का परीक्षण करके बजट योजना तैयार हो गया, ठीक है। मैम बुक में बजट की दो विधि हाँ दी गई है, एक आय विधि दी गई है, एक व्यय विधि दी गई है, आपको वो सब नहीं लिखना है। क्लियर? क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? मैम इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हैं, हाँ आप कर सकती हैं, और कर सकती हैं वाली बात नहीं है, आप करेंगी ही करेंगी, ठीक है। हाँ बजट का टॉपिक जरूर इंपॉर्टेंट, तो बजट हो गया, कार्य सरलीकरण हो गया, अर्गोनॉमिक्स हो गया, ये सब टॉपिक रनिंग टॉपिक है, हमेशा आते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया था बजट के प्रकार, अगर आपसे वर्णन नहीं कहा जा रहा है तो आप बजट के लिए ये डायग्राम बनवा दीजिएगा, ठीक है। मैम पीडीएफ तुरंत डलवा दीजिएगा, तुरंत पड़ता है, आप एक बार कंटेंट में जा करके देखिए, क्लास खत्म होने के लमसम आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर आपके पास पीडीएफ पहुंच जाती है, सामान्य तौर पर, एक आध दिन छूट गया तो अलग बात है, अदरवाइज पहुंच जाती है, ठीक है। मैम मेरी बुक में बजट नहीं है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे सुनिए उतना भी काम का है, ठीक है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब जरा देखिए इधर बजट के प्रकार, सीधे ये डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। ओके, आपको सी क्या करना है, सीधे ये डायग्राम बना देना है, ठीक। बचत का बजट आप जानती हैं, घाटे का बजट जानती हैं, संतुलित बजट जानती हैं, आंशिक, पूर्ण, वास्तविक, प्रमाणिक, औसत बजट, ये कुछ प्रकार हो गए बजट के, ठीक है। ओके, ये क्या हो गए, कुछ प्रकार हो गए। आप कंटेंट में जाके देखा करिए ना, आप कंटेंट में देखा करिए, आप वो आप लोग वहां देखते होंगे तब आपको एक दिन बाद दिखता होगा, जो तुरंत मतलब जैसे क्लास जहाँ है उसके बगल में जो नोट्स लिखी होती है वो एक्टिव नहीं होता है तुरंत, तो वहां नहीं पड़ता, आप कंटेंट में जा करके देखिए, ठीक है, कंटेंट में आपको तुरंत मिल जाएगा, मतलब क्लास खत्म होने के आधा घंटा भी, हमें अब प्रोसेसिंग में भी समय लगता है ना। अब जैसे मैं हूं तो मैं नहीं डालूंगी, मैं भेजूंगी, वहां से वो लोग डालते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखा करिए। खैर आइए पहले हम लोग अपना टॉपिक खत्म करें, क्योंकि अब हम लोग को थोड़ी जल्दी काम करना पड़ेगा, ठीक है, समय कम है इस चीज को। जी इस चीज को थोड़ा आप लोग भी समझिए और काम करिए, बहुत पढ़ना है, ठीक है। मैम आज वाला अभी नहीं मिला, अरे क्लास खत्म होगी तब तो मिलेगा ना। अब हम्म जी, चलिए आइए देखते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा, जी जी बिल्कुल, हाँ अब हमें क्या करना है, बजट के प्रकार देखने, और ये आपके बजट के प्रकार हो गए, ठीक है। ओके,
अच्छा कल वाला नहीं आया, ओके ठीक है अभी मैं चेक कर लूंगी। तो बजट के ये क्या हो गए, प्रकार हो गए, बचत का बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट, आंशिक बजट, पूर्ण बजट, वास्तविक बजट, प्रमाणित बजट और औसत बजट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बजट का प्रकार हो गया। और आप कुछ मत करिएगा, जहां पर बजट के प्रकार पूछा जाए आप इसको ये चार्ट पूरा बना दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप सिर्फ तीन को एक्सप्लेन करिएगा, बचत, घाटा और संतुलित। क्यों, क्योंकि आपका इतना समय ही नहीं रहेगा कि आप सबको डिटेल कर पाए। ठीक है, तो आप सबको डिटेल करने के चक्कर में मत पड़िएगा, आप सिर्फ बजट का ये प्रकार बताइएगा। और साथ ही साथ, ठीक है मैम, जैसे आप टीएसटी में पढ़ाई हैं वैसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख, देखो लिखने की कला आप सीख रहे हैं यहाँ पे, मैटर वही सब रहेगा, खाली उसी को और कैसे आप सुंदर बना लें। ठीक है, चलिए, तो बजट के प्रकार की बात हो रही है और मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये लिखना है और इसमें से आप तीन बजट पर फोकस कर दीजिएगा, बचत का, घाटे का और संतुलित बजट, क्योंकि यही तीन बजट आपसे जनरली आपके, हालांकि देखिए कहीं कहीं 9 बजट दिया हुआ है, किसी किताब में 5 बजट दिया हुआ है, किसी में 3 बजट दिया हुआ है। ठीक है, ओके, ऐसे करके दिया हुआ है। अब देखिए बजट के प्रकार में, तो पहला है सेविंग बजट, ऐसा बजट जिसमें आय व्यय से ज्यादा हो साथ ही बचत भी हो रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, बचत का बजट कहते हैं। ओके, क्लियर, आपको पता है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की मैं कॉपी देख रही थी, बड़ा अच्छा है, उन्होंने यही चीज लिखी है और ग्राफ बना दिया, ऐसे ऐसे ब्लॉक करके, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ब्लॉक करके बना दिया है। क्या, जैसे 100 रुपए लिख दिया यहाँ पर आय 100 रुपए, फिर यहाँ पर लिख दिया व्यय और व्यय के नीचे लिख दिया 80 रुपए और इधर लिख दिया 20, ये आपका बचत। बस ऐसे बना भी दिया, वो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ओके, चलिए, तो आपका बचत का बजट हो गया ऐसा बजट जिसमें आय व्यय से ज्यादा, जिसमें आय व्यय से ज्यादा हो, ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, बचत का बजट कहते हैं। घाटे का बजट क्या होता है, ऐसा बजट जिसमें हमारा व्यय कम हो। ठीक है, ऐसा जो बजट, जो ऐसा बजट जिसमें हमारा क्या है, व्यय ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए आय आपकी है 100 रुपए और आपका जो व्यय है वो 120 रुपए है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब आपको 20 रुपया कम पड़ेगा ना, 20 आपको रुपए आपके कम पड़ेंगे। तो अब आपको इस 20 रुपए की भरपाई के लिए क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। इसे घाटे का बजट कहते हैं और ये एक अच्छा बजट नहीं होता है। जबकि संतुलित बजट क्या है, जिसमें जितनी आपकी आय है उतना ही आपका व्यय है, आप कुछ बचा नहीं पा रही हैं। यानी आप 20, आपकी जो आय है वो 100 रुपए है और आपका जो व्यय है वो भी 100 रुपए है, बचत के नाम पे 0 है, लेकिन उधार भी नहीं मांगना पड़ा। ये तीन आपके बजट के प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात क्लियर है, एक बार आप सभी लोग बताइए, क्या मेरी इतनी बात क्लियर है। ठीक, अच्छा, अब मान लीजिए कभी ये पूछ लिया गया कि वास्तविक बजट किसे कहते हैं समझाइए, या कभी ये पूछा जा रहा है प्रमाणित बजट क्या है ये बताइए, तो आप आंसर क्या करेंगे, इतना तो आप सभी जानते हैं, ये तो मतलब एकदम बेसिक है, आप होम साइंस में मतलब पढ़ ही रही हैं, तो शुरू से ही क्लास 10 से पढ़ रही हैं क्या, कि भैया जहां पर आय हमारी है 100 रुपए है और व्यय हमारा 80 रुपए है, हम क्या कर पा रहे हैं, 20 रुपया इस बचत के तौर पे कर पा रहे हैं, यही बचत का बजट है जिसको बढ़िया बजट कहते हैं। घाटे के बजट में क्या हो रहा है, आय हमारी 100 रुपए है जबकि व्यय हमारा 120 रुपए है। अब हम कितने में, हम -20 चल रहे हैं, अब इस -20 को पूरा करने के लिए हमें उधार लेना पड़ रहा है। जबकि संतुलित बजट क्या है, जितनी आय है उतना ही व्यय है, बट हमें उधार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, ये हमारी आय हो गई, ये हमारा व्यय हो गया, अब यहाँ पर हमारा 0 0 बचत हो गया। ये तीन तो हम सभी जान रहे हैं। ठीक है, ओके, बताइए, है ना, ये हम सभी जान रहे हैं। ठीक, अब देखिए आंशिक बजट एक बच रहा है, इतना तो आप सभी जान रहे हैं, लेकिन कई बार मान लीजिए पूछ लिया गया आंशिक बजट और पूर्ण बजट के बीच अंतर बताइए, आंशिक बजट क्या होता है ये बताइए। ठीक है, तो आप जरा देखिए आदर्श बजट की विशेषता। अच्छा, आदर्श बजट की विशेषता वगैरह का क्वेश्चन आप समझ पा रही हैं कि नहीं, आदर्श बजट का विशेषता कैसी होनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में ये सब कुछ चलता है कि नहीं, बताइए। अगर मैं आपसे जस्ट पूछ लूं एक आदर्श बजट की विशेषताएं बताइए, तो आप मुझे क्या बताएंगी, कौन कौन सी हेडिंग, कौन कौन सा पॉइंट आप मुझे बता पाएंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति वाला होना चाहिए, है ना,
भविष्य की आवश्यकताओं के हेतु बचत का प्रावधान होना चाहिए। आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु तैयार होना चाहिए। संतुष्टि का सिद्धांत उपयोग होना चाहिए। समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत फॉलो करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये सब पॉइंट समझ रही है ना? आप इतना पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, ये चीजें अपने दिमाग में बैठाइए कि ये कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आपको वहां पे आपके दिमाग में कितना प्रेशर पड़ रहा है, क्या जोर पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमें 3 तो हमें ऑलरेडी पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। अब जरा इनके बारे में सुन लीजिए। आंशिक बजट क्या होता है? आंशिक बजट ऐसे बजट को कहा जाता है जिसमें हम छोटे-छोटे मदों को काउंट नहीं करते। हम सिर्फ क्या करते हैं? बड़े-बड़े मदों को जोड़ते हैं, ठीक है? बड़े मद मतलब चाहे वो आय के हों, चाहे वो व्यय के हों। बड़े-बड़े मदों को हम काउंट करते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो सकता है? जैसे कि हमारा आपको आपने बैंक से क्या किया? लोन लिया है 5 लाख। तो आपको 5 लाख याद है कि हाँ, हमने बैंक से लोन लिया है, और लोन मतलब कर्ज ही हुआ, है ना? लेकिन आपको ये नहीं आपने बजट में मेंशन किया कि उस लोन को पास करवाने के लिए बैंक के अधिकारी को भी आपने 5,000 रुपया घूस दिया था। उस 5,000 का विवरण नहीं लिखा। 5 लाख वाला लिख लिया, 5,000 का नहीं लिखा। तो ऐसा जिसमें आप बड़े-बड़े मद को ही सिर्फ लिख रही हैं। ठीक है, बड़े-बड़े आय, बड़े-बड़े व्यय के मद को लिख रही हैं, जिसमें छोटे मदों को अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसे बजट को क्या कहा जाता है? आंशिक बजट कहा जाता है। जबकि जो पूर्ण बजट होता है ना, इसमें हर एक मद को, अब चाहे वो आय का मद हो या व्यय का मद हो, ठीक है? जब आप बिल्कुल एकदम एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, जिसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के मदों का वर्णन आप कर रही हैं, सभी का विवरण दे रही हैं। आप 5 लाख वाले का भी कर रही हैं, 5,000 वाले का भी कर रही हैं, 5 रुपए का भी कर रही हैं, 500 का भी कर रही हैं। तो उसको पूर्ण बजट कहा जाता है, कंप्लीट बजट कहा जाता है। ठीक है, आंशिक जिसमें से बड़ा बड़ा, इसीलिए इसको पार्शियल कहते हैं, पार्शियल बजट इंग्लिश में कहते हैं। जब आप आपसे बड़े बड़े मदों पर बात कर रही हैं, जबकि जब आप छोटा बड़ा हर एक मद काउंट कर रही हैं, तो उसको कहा जाता है पूर्ण बजट। अच्छा, इसके बाद देखिए एक है आपका वास्तविक बजट। वास्तविक बजट को ही हम लोग सैद्धांतिक बजट कहते हैं। ठीक है, ओके, जो आपका वास्तविक बजट है, इसी को हम क्या कहते हैं? सैद्धांतिक बजट कहते हैं। इसमें किसी भी परिवार के वास्तविक आय व्यय का ब्यौरा लिखा जाता है, और यह कल्पना और अनुमान पर आधारित होता है। ये जो आपका वास्तविक बजट होता है, जबकि ये जो आपका प्रमाणित बजट है, जिसको क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड बजट कहा जाता है, ये किसी एक परिवार का नहीं होता है। जैसे ये अगर मैं प्रमाणित या स्टैंडर्ड बजट बना रही हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरा रहेगा। वो सिर्फ मेरा नहीं रहेगा, वो मेरी कम्युनिटी का हो जाएगा। मतलब एक मान लीजिए आप ही लोग को ले लीजिए, तो आप लोग में से बहुत सारे लोग, ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल 8980। जी, मैं आपको क्या बता रही थी? हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी, और मैं आपको प्रमाणित बजट के बारे में बता रही थी। प्रमाणित बजट, जिसको स्टैंडर्ड बजट कहा जाता है, ये एक्चुअली एक ऐसा बजट होता है ना, जो किसी एक परिवार का नहीं होता है। एक्चुअली ये एक पूरे समुदाय का बजट हो सकता है, ठीक है, ओके, या एक पूरे समूह का बजट हो सकता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की जो आय और व्यय है, जो आय है वो 50,000 है, या हॉस्टल में रह करके पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, उनका जो एक स्टैंडर्ड बजट है, वो 10,000 रुपए का है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर? बताइए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज सुनिए। एक यहाँ पर आपको औसत बजट दिखा है, ठीक है, ओके, एक आपको क्या दिख रहा है? औसत बजट दिख रहा है। अच्छा, जब आप औसत बजट की बात करेंगे ना, सॉरी ये प्रमाणित वाले की नहीं, मैं औसत वाले को एक्सप्लेन कर दी। ये देखिए, औसत बजट एक ऐसा बजट होता है जो कि किसी एक वर्ग या समूह का होता है। ठीक है, ये वाला औसत वाला, सॉरी माय फॉल्ट, औसत बजट। ठीक, औसत बजट एक ऐसा बजट होता है जो किसी वर्ग विशेष के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें परिवार की जो औसत आय है, जो औसत व्यय है, उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, औसत कैसे हम बताते हैं कि हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले औसत बच्चे हैं, वो 80 से लेकर के
100 के बीच नंबर वाले हैं। ये एक औसत है, एक एवरेज है। कुछ ऐसे हैं जो 80 से भी कम हैं, कुछ ऐसे हैं जो 100 से ज़्यादा हैं, ठीक है? कुछ ऐसे हैं जो 80 से 100 के बीच वाले में ही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज निकाल दिया, ठीक है? तो ये एवरेज या औसत बजट जो है, वो यही होता है जो किसी वर्ग विशेष के लिए बनाया जाता है। अब चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति हो गया कि उनके परिवार का क्या है, ठीक है? कि ग्रामीणों के परिवार का औसत जो बजट है वो इतना बनता है, ठीक है? ऐसे को औसत कहते हैं, ठीक? जबकि ये जो प्रमाणित बजट है ना, एक्चुअली क्या होता है, प्रमाणित बजट जिसको स्टैंडर्ड बजट कहते हैं, इसमें एक बार बजट बना लिया जाता है, ठीक है? एक बार क्या किया गया है, बजट बना लिया गया है, ठीक? अब एक बार जो बजट बना लिया गया है, उसी में अप एंड डाउन किया जाएगा। अप एंड डाउन मतलब, अच्छा ये बताइए, आपको आपके घर में कभी कोई बजट बनाता हो, तो आप देखना, या नहीं भी बनाता है तो भी देखिए, क्या हम करते हैं, हम एक बार पूरा बजट बना लिए कि हाँ भैया हमारी आय इतनी है, ठीक है? और हमारे व्यय का जो मद है वो क्या है, तो एक हमारा किराया हो गया, हमारा खाने-पीने का हो गया, वस्त्र का हो गया, ठीक है? ऐसे करके पूरा मद बना लिया। लग कितना रहा है किराया, मान लीजिए हमारा 10,000 रुपए लग रहा है, या 10,000 लग रहा है, खाने-पीने पे 5,000 हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है? वस्त्र पे हम 5,000 खर्च कर रहे हैं लमसम-लमसम। ये एक बार हमने पूरा बना लिया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा जब हमारा, अब अगर हम प्रमाणित बजट बना रहे हैं ना, तो ये हमारा एक बना हुआ है। अब इसी को हम थोड़ा-सा, मान लीजिए कभी पता चला कि भई हाइक लग गई। हाइक समझती हैं ना? हाइक का मतलब होता है जो किराया आपका हर साल किराया 5% 10% बढ़ता है, ठीक है? हर साल। आप किसी भी अपार्टमेंट में रहिए, फ्लैट में रहिए, तो आपको बिल्कुल पता होगा, हम कहते हैं ना हाइक लगाएगा इस महीने से हाइक लगेगा। मतलब दिसंबर में जनरली लोग लगाते हैं, जनवरी से शुरू होता है आपका साल, या जिस भी आप मतलब महीने में रहना शुरू की हैं, ठीक है? उस महीने से लेके अगला साल तक, जब तक वो महीना नहीं आ जाता, तो वो कुछ बढ़ जाता है। तो जो कुछ बढ़ रहा है ना, 1 साल पर ईयर, जैसे आपका 10,000 है, तो अब 10,000 का 10% 1,000 और बढ़ जाएगा, 11,000 हो जाएगा। अगले साल फिर 12,000, ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? ये आपका हाइक लगता रहता है। तो ऐसे में अब थोड़ा बहुत क्या हो गया, चेंज हो गया। आपका जो पहले 10,000 था वो 11,000 हो गया। तो पता है इस वाले में क्या करते हैं, प्रमाणित वाले में, पहले एक रूपरेखा बना लेते हैं, ठीक है? ओके? औसत परिवारों के लिए एक आदर्श व्यय की पूरी रूपरेखा बनी होती है। इसी आधार पर आगामी की, हाँ, ठीक है? हाँ, अब आगामी इसी आधार पर थोड़ा चेंज कर दिया गया, थोड़ा घटा दिया गया। मान लो कोई खर्चा घट गया, कोई खर्चा बढ़ने वाला है, तो वो इस ऐसे बजट को क्या कहा जाता है, प्रमाणित बजट कहा जाता है। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? एक बार बताइए। ओके, ठीक है? ये आपका हो गया। 3 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे अगर सविस्तार है, बाकी ये चार्ट बना दीजिएगा। और कभी मान लीजिए पूछा गया कि आंशिक और पूर्ण बजट में क्या अंतर है, तो आप इतना लिखने में सक्षम रहिए कि बजट क्या है, फिर बजट और आंशिक बजट एवं पूर्ण बजट में अंतर, हेडिंग डालिए। आंशिक बजट एक ऐसे बजट को कहते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बड़े-बड़े मदों पर ही काम करते हैं, या बड़े मदों का ही उल्लेख करते हैं, ये ब्यौरा देते हैं। जबकि जो आपका ये पूर्ण बजट होता है, उसमें हम सभी, चाहे वो छोटा मद हो, चाहे वो बड़ा मद हो, ठीक है? हम सभी का पूर्ण विवरण देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण बजट कहते हैं। ठीक है? क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है? ओके? चलिए। अब देखिए, हमने आपको ये चार्ट बताया और आपको 3 तो लिखना ही बताया, और ये आपको मैंने समझाया कि आंशिक बजट जिसमें बड़ा-बड़ा मद रखा जा रहा है, पूर्ण बजट जिसमें हर मद रखा जा रहा है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। वास्तविक क्या है? तो वास्तविक बजट एक ऐसा बजट होता है जो अनुमान और कल्पना पर आधारित होता है। किसी भी परिवार की वास्तविक आय व्यय का ब्यौरा इसमें लिखा हुआ होता है। प्रमाणित एक बार एक औसत परिवार की रूपरेखा बना ली गई है और फिर उसी में परिवर्तन किया जा रहा है। जबकि औसत बजट क्या होता है, तो वो किसी वर्ग विशेष, किसी समुदाय का होता है, ठीक है? तो इसको औसत बजट कहते हैं। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? ठीक? चलिए, अब इसका निष्कर्ष देखिए, जो आप चैप्टर पढ़ रही हैं, इसका निष्कर्ष कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, ये उद्देश्य देखिए,
कभी पूछा जाए पारिवारिक बजट के उद्देश्य, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछी थी, सीमित आय का उचित उपयोग हो जाए, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण, बचत भविष्य की योजना, आर्थिक संतुलन बनाए, सब पॉइंट आप महत्व में भी पढ़ रही हैं। सेम यही पॉइंट आप उद्देश्य में भी पढ़ रही हैं। सेम यही चीज आप आवश्यकता में भी पढ़ेंगी। ठीक है मैम, आंशिक का मतलब तो अल्प होता है ना, छोटा। हाँ, तो तभी तो छोटा है जब आप सिर्फ, जी, जब आप सिर्फ बड़े बड़े मदों को काउंट कर रही हैं, छोटे मद को छोड़ दे रही हैं। आंशिक मतलब होता है पार्शियल, जिसमें सब कुछ नहीं है, कुछ है। ठीक, तो आपको पता है, बस इतना अपने दिमाग को आप दौड़ाइए, इतना ही आपको दौड़ाने की जरूरत है कि आप आंसर के लिए एबल रह पाए। देख पा रही हैं, सब में घुमा फिरा के हम वही चीज पढ़ रहे हैं। इतनी सारी हेडिंग डाल दी ताकि आपके क्वेश्चंस के फ्रेमिंग कैसे भी बने आप कर ले जाएं। हालांकि हमने तो सिर्फ 3 की बात की थी, प्रकार, महत्व और परिभाषा, बट बहुत सारे पॉइंट हमने इसमें डाल दिए, क्वेश्चन कहीं भी कुछ भी बने तो आप कर पाए। ठीक है मैम, होम साइंस की ऑल बुक कितने तक की मिल जाएगी? प्रीति तो चौहान जी, सब बहुत कठिन नहीं है, आप प्रेशर ले लेंगी तो कठिन हो जाएगा। हाँ, सिर्फ आपको माइंडसेट बनाना है, बिल्कुल। आपको सिर्फ माइंडसेट तैयार करना है कि जो आप पढ़ी लिखी हैं वो आप लिख पाइए, बस। क्लियर? चलिए अब निष्कर्ष देखिए। तो बजट गृह प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक उपकरण है, जो परिवार की सीमित आय का योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से आय और व्यय के बीच संतुलन स्थापित होता है, जिससे परिवार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी तैयारी कर पाता है। बजट परिवार में आर्थिक अनुशासन, आत्मनियंत्रण, उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है और अनावश्यक खर्चों पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। ठीक है, ये आपका निष्कर्ष हो गया। नहीं, बजट के दोस्त नहीं है, बजट अच्छी चीज है। ओके, अब इतना भी आप सुन लीजिए, ये जो आप निष्कर्ष देख रही हैं ना, अगर ये निष्कर्ष भी आप प्रस्तावना में डाल दे रही हैं, 100 वर्ड में कुछ लिखना है बजट के बारे में, आप ये भी लिख दे रही हैं, तो भी ये गलत नहीं है। ठीक, ये निष्कर्ष भी आपका एक अच्छा आंसर है, एक अच्छी प्रस्तावना के तौर पे भी आप इसको भी लिख सकती हैं। ठीक है, ओके, ठीक, चलिए। अच्छा, एक निष्कर्ष तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त बजट बचत, निवेश, आकस्मिक व्ययों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे परिवार आर्थिक संकट, कर्ज और तनाव से बच सकता है। आधुनिक समय में बढ़ती महंगाई और सीमित संसाधनों की स्थिति में बजट परिवार को सुरक्षित, संतुलित और स्थिर जीवन जीने में सहायता करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज जरा सुनिए, ये, ठीक है, हाँ। अब आप लोगों ने बजट का जो भी पॉइंट जनरली बनता है, जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है, वो आपने वो सब देखा, सब सुना। आप लोगों ने क्या काम किया है, अब ये देख लीजिए, जो सेम क्वेश्चन। और आप लोग को जो होमवर्क मिल रहा है ना, जल्दी जल्दी करते चलिए। रिवीजन आप अपनी पास जो भी आपके पास किताब प्री की नोट्स वगैरह है, सब रिवाइज करते चलिए, बहुत जरूरी है। 3 महीना 4 महीना जितना समय है, छोड़ दीजिए सब कुछ, सब कुछ छोड़ छाड़ के चुपचाप पढ़ने बैठिए। ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ने बैठिए, अन्यथा कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठीक, जी, ठीक है, चलिए।
चलें, कॉपी दिख रही है, विजुअल है। मैम बता दीजिए कॉपी कहाँ सेंड करना है। मैं अभी कल भी बताई हूँ, कल वाली क्लास आप देखी होंगी, ठीक है, कल वाली क्लास देखी होंगी, इसमें लास्ट में बताया हुआ है। अदिति मिश्रा जी व्हाट्सएप नंबर मैंने अभी कल दिया है, जा करके एक बार प्लीज वहां देख लीजिए। 2-3 बार मैं दे चुकी हूँ शायद 2-4 दिन के भीतर। हम्म, अब समझ में आ रहा है कैसे लिखना है। अब आपको बच्चों की कॉपी दिखाने का रीजन क्या है, ताकि आप समझिए कि लिखना कैसे है, ठीक है। मैम 2 बच्चों के साथ पढ़ती हूँ ये सब समस्याएं ना, अगर समस्याओं को बड़ा बनाएंगे तो समस्याएं बड़ी हो जाएंगी, ये मान के चलिए। समस्याओं को इतना बड़ा मत बनाइए, 2 बच्चे हैं तो आपके बच्चे हैं, है ना, जिम्मेदारी है आपकी, आप माँ हैं। समस्याओं को इतना बड़ा मत बनाइए, 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो परिस्थिति आप छोड़ तो सकती नहीं है। जब उसी परिस्थिति में रहना है तो जो आप बेस्ट कर सकती हैं उतना करिए। अपने आप को सेटिस्फाई रखिए कि हाँ हमने अच्छे से काम किया है, हमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आप दुनिया को नहीं बदल सकती हैं, आप जिस परिस्थिति में उसको नहीं बदल सकती हैं, जो आप कर सकती हैं आप सिर्फ उसी का जिक्र करिए। अदरवाइज तनाव में ही होंगी, डिप्रेशन में ही रहेंगी, मेंटली फ्रस्ट्रेट रहेंगी, रोना धोना यही मचाएंगी, काम कुछ नहीं कर पाएंगी, ये जरूर ध्यान रखिए। और जो समय है वो भी गंवा देंगी। चलिए, इन्होंने वो जो कल का होमवर्क था 80,000 वाला वो भी डाल दिया है। ये कॉपी है किसकी, रागिनी सिंह, रागिनी सिंह जी की ये कॉपी है। देखिए क्वेश्चन आपका यही था, बजट की परिभाषा दीजिए, परिवार के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए और इसके प्रकारों को विस्तार से इनके प्रकारों की विस्तार से व्याख्या करिए। और फिर ये जो कल वाला था जो आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। अब देखिए इन्होंने लिखा क्या है, यह किसी परिवार की निश्चित अवधि की आय व्यय प्रपत्र है। बजट में आगामी वर्ष में होने वाले आय व्यय का अनुमानित, बजट में आगामी वर्ष में, आगामी अवधि लिख दीजिए तो ठीक है, ठीक है, वर्ष मत लिखिए क्योंकि फैमिली वाला जो है वो मंथली बनता है, ठीक है। तो आगामी अवधि मतलब समझ में आ गया कि आप ये चीज समझ पाती है ना, गलत लिखने से बढ़िया है, जहां डाउट है वो चीज लिखने से बढ़िया है कि आप शब्द को चेंज कर दीजिए, आप अवधि लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। आगामी अवधि में होने वाले आय व्यय का अनुमानित प्रारूप होता है, यह सामान्यतः 1 माह 1 वर्ष का होता है। आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए व्यय करने से पूर्व आय के अनुसार विभिन्न मदों में पूर्व अनुमानित ब्यौरा तैयार कर लेना चाहिए। फिर इन्होंने बजट का महत्व लिखा है, देखिए पॉइंट पॉइंट डाल करके लिखा हुआ है, यह अनावश्यक व्यय को हटाने में सहायक होता है, यह दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है, यह धन व्यवस्थापन की शिक्षा प्रदान करता है, आपके पास इससे बढ़िया और ऑप्शन है, ठीक है, ठीक, यह अगली योजना का आधार बनाने में सहायक है, ठीक है, सही बजट से परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, ठीक लिखा है। इसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है बजट के प्रकार, सबसे पहले बचत का बजट डाल दिया है, ठीक है, फिर दूसरा लिखा है घाटे का बजट, तीसरा लिखा है संतुलित बजट, फिर औसत बजट, आंशिक बजट और निष्कर्ष लिख दिया है, ठीक। अब देखिए अगर ये चाहती इनकी कॉपी, ठीक है, चैट ऑन कर दिए, चैट ऑन करते ही आप लोग दूसरी बातें करने लगते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, ठीक है। तो ये रहा, इन्होंने भी अच्छा लिखा है, ठीक है। और देखिए हर बच्चे की लिखावट अलग होगी, हर बच्चे के लिखने का तरीका अलग होगा। एक तो ये फॉर्मेट आपने देख लिया जैसा इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने बजट के प्रकार भी बता दिए हैं। और इनकी कॉपी में आपको पता है क्यों दिखा रही हूँ, इन्होंने किसी भी चीज को कम ज्यादा वाला नहीं लिखा है, एक्चुअली जितना लिखना चाहिए था उतना ही लिखा है। जैसे इन्होंने ये जो इनका पहला वाला पेज था, ठीक है, इसमें इन्होंने ये, अब आप इसको प्रस्तावना कहिए, शुरुआत कहिए, एक पूरा पैराग्राफ में इन्होंने लिख दिया है। नीचे इन्होंने महत्व लिखा और कम नहीं लिखा है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखे हैं पूरे महत्व में भी, ठीक है। और फिर बजट के प्रकार बताए हैं, अगर ये 3 बताती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए इन्होंने टोटल 5 प्रकार बताए क्योंकि बहुत सारी किताबों में 5 प्रकार ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मे भी इन्होंने वहां से लिखा हुआ है, वहां से आइडिया लिया हुआ है, तो वो 5 लिखी और फिर नीचे निष्कर्ष लिख दी, ठीक है। और निष्कर्ष भी जो लिखा है वो कितना लिखा है, 4 लाइन का लिखा है। और लिखा क्या है, इस प्रकार बजट परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के साथ साथ आय व्यय में भी संतुलन स्थापित करता है, जिससे व्यक्ति को भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं होती है। निष्कर्ष बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है,
ठीक है। ओके, पूरा ओवरऑल देखेंगे तो ठीक है, बाकी इन्होंने वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है 80,000 वाला। ठीक, तो मतलब आपने समझा ना, इन्होंने ये चीज बहुत अच्छी बांटी है। इस कॉपी की विशेषता ये है कि इन्होंने ना एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए कि हाँ प्रस्तावना इतना ठीक है, इतना महत्व में लिख दिया और इतना लिख दिया आपका प्रकार और निष्कर्ष में, वो चीज जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सही किया हुआ है। ठीक है, ओके। चलिए, ये एक कॉपी हो गई, ये एक तरीका हुआ। अच्छा, दूसरा देखिए। चलिए, अलका मिश्रा कोई है आप लोगों में से, कोई है, उनकी कॉपी है। इन्होंने भी वही 8 80,000 वाला भी लिखा है और आंसर लिखा है। अभी मैं एक बच्चे की कॉपी आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, बहुत अच्छी कॉपी है। ठीक है, हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा लिखा है, बिल्कुल। अब देखिए। अच्छा, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, पढ़ने योग्य है, सबसे अच्छी बात बताऊं। और आपको पता है एक्चुअली इतना तो आप सही लिखिए कि सामने वाला पढ़ सके। ठीक, अगर ऐसा होगा कि सामने वाला पढ़ ही नहीं पा रहा है तो फिर दिक्कत है, फिर क्या मतलब, अब कैसे आप, है ना, आपकी कॉपी पढ़ने योग्य तो एटलीस्ट। बहुत सारे बच्चे हैं लिखते अच्छा हैं, बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो अच्छा लिखते हैं, शब्द उनके अच्छे होते हैं, लेकिन वो लिखते इस तरह से है ना कि वो पढ़ने योग्य ही नहीं होता। और मैं उनकी कॉपी इसलिए भी नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि फिर वो बड़े, जब उसको जूम करूंगी तो आप लोग को दिखेगा ही नहीं, ये भी समस्या है। तो मतलब आप समझना, कुछ ऐसा लिखो कि मैं भी पढ़ पाऊं, आप देख दिखा भी पाओ। ठीक है, ओके। अब देखिए, इनकी कॉपी एक है, बजट भविष्य के लिए तैयार की गई एक वित्तीय योजना है जो एक निश्चित अवधि, प्रायः 1 माह के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, कम शब्द में लिखा है लेकिन ठीक ठाक लिखा है। कैग और रस के अनुसार देखिए, बजट भूत के व्यय, यही चीज मैं अभी आपको बता भी रही थी कि आप देखेंगे ना तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन किन्स की परिभाषा, कैग और रस की परिभाषा, ये छोटी परिभाषाएं हैं। यही इसीलिए मैंने भी ये परिभाषा उठाई थी। ठीक है, ओके। चलिए, अब देखिए, बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। ठीक है, परिभाषा आपसे पूछा गया था, इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि परिभाषा लिख दी है, प्रस्तावना चाहे ही इन्होंने 3 ही लाइन में लिखी है। ठीक है, ये काम बढ़िया किया। महत्व देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, महत्व के लिए इन्होंने हेडिंग डाली है, और महत्व में सामान्यतः प्रत्येक परिवार में धन एक सीमित साधन है। ठीक है, अगर ये चाहती तो आप सीधे ये भी लिख सकती थी, इनफैक्ट धन ही नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सारे संसाधन ही सीमित हैं। ठीक है, ओके, सारे ही संसाधन सीमित है, संसाधनों की विशेषता ये, बट कोई बात नहीं, लिखा है तो ठीक है। आप इसे अच्छा लिख देती है, प्रत्येक परिवार में, अच्छा सामान्यतः जोड़ने कोई मतलब नहीं, सामान्यतः प्रत्येक परिवार में धन एक सीमित साधन है, नहीं, संसाधन सारे ही सीमित हैं। आपका पैसा, अगर आपको लग रहा है कोई करोड़पति है तो उसका असीमित है, नहीं, उसका भी सीमित ही है। ठीक है, सामान्यतः प्रत्येक परिवार में धन एक सीमित साधन है जबकि आवश्यकताएं असीमित होती हैं। इन असीमित आवश्यकताओं को तभी पूर्ण किया जा सकता है जब कुशल योजना बनाई जा सके। आपको ये लिखने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, ये तनिक भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने लिखा महत्व, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, अब आप लोग अपने आप को इस तरीके से, ओके, है ना, ओके। चलिए, अब देखिए, पॉइंट डालिए, मितव्ययिता को बढ़ावा, बचत को प्रोत्साहन, ऋण से मुक्ति, आर्थिक सुरक्षा। फिर इन्होंने लक्ष्य प्राप्ति लिखा, इन्होंने बजट के सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, ये देखिए, इनका भी लिखने का तरीका बढ़िया है। बजट के सिद्धांत इन्होंने बता दिए, बजट के सिद्धांत में 4 बताए हैं, ये आपका हर किताब में है हालांकि। पारिवारिक आय है, परिवार के निर्धारित लक्ष्य हैं, परिवार के वर्तमान आवश्यकताएं हैं, परिवार की भविष्य की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, ये बजट के सिद्धांत इन्होंने बता दिए। प्रकार में 3 बताए हैं, संतुलित, घाटा और बचत। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये हेडिंग डाली है और फिर इन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे ये चीज लिख दी, सामान्य स्थिति है, असुरक्षित स्थिति है, सर्वोत्तम है, जिसमें आप कुछ पैसा बचा पा रही हैं। दिख रहा है आपको? ये सब मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप भी समझे कि ये तरीके भी हैं एक ही आंसर को लिखने के। फिर इन्होंने बाकी का नाम लिख दिया, आंशिक एवं पूर्ण बजट, वास्तविक बजट, जैसे मैंने बताया ना अभी, ग्राफ के थ्रू आप बनाइए और 3 को एक्सप्लेन करिए। देखिए, इस बच्चे ने वही काम किया और मैक्सिमम बच्चों ने वही काम किया है।
3 यहाँ पर प्रमुख लिख दिए हैं, जबकि इसके अलावा आंशिक भी है, पूर्ण भी है, वास्तविक भी है, प्रमाणित भी है, ये भी है। और लास्ट में इन्होंने एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दिया है, क्या? एक खुशी और समृद्ध जीवन जीने के लिए बचत का बजट सबसे अनिवार्य उपकरण है। यह न केवल वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितता के विरुद्ध एक रक्षा कवच भी प्रदान करता है। अब देखो ये लाइन, अच्छी लाइनें बनाई हैं इन्होंने, ठीक है? ये लाइनें जो आपको दिख रही हैं, अच्छी लाइनें हैं। ये इनका जो निष्कर्ष है, ये बढ़िया इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए, एक खुशी एवं समृद्ध जीवन जीने के लिए बचत का बजट सबसे अनिवार्य उपकरण है। यह न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितता के विरुद्ध एक रक्षा कवच भी प्रदान करता है। ठीक है? इसकी सफलता इसके वास्तविक होने पर, लोचमय होने पर व आवश्यकताओं के आधार पर होनी चाहिए। और फिर वो जो 80 वाला क्वेश्चन था, 80,000 वाला, वो लिख दिया। हालांकि ये तो अलग था। अच्छा, इन्होंने भी देखिए एक काम अच्छा क्या किया है, 2 पेज में आंसर इन्होंने कंप्लीट हुआ है। 2 पेज में आंसर कंप्लीट हुआ है। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन था, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन वाला आंसर था, 2 पेज में इन्होंने कंप्लीट किया है। अगर ये नहीं लिखती तो भी इनका थोड़ी जगह बचती ही। ठीक, ओके। चलिए, ये भी कॉपी बढ़िया कॉपी है, इनका भी लिखने का तरीका बढ़िया है। अब आप लोगों में से इतने सारे लोग मेंस दोगे, सब एक ही जैसा नहीं ना लिखोगे, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, पता नहीं किसकी कॉपी है, नाम कट गया है शायद, वो जब पीडीएफ बना रही थी, कोई मीनाक्षी गौर करके कोई है। ठीक है, अभी तो कॉपी में बहुत सुंदर लिखा जा रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में। हाँ, तो ये अंडरस्टूड बात है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रस्तावना इन्होंने लिखा है, परिवार बजट एक परिवार की आय व्यय का व्यवस्थित लेखा जोखा जो परिवार के आर्थिक प्रबंधन में भविष्य की योजनाओं के लिए बनाया जाता है। यह स्पष्ट करता है कि परिवार के पास कितना पैसा आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है और कितना बचाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक परिभाषा दे दी है, किन्स की परिभाषा। देखिए, मैं आपसे ना, किन्स की परिभाषा भी बहुत बार पूछी जाती है और बहुत छोटी परिभाषा है। वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बजट की परिभाषा लिखनी थी इनको, खैर ठीक है। ये इन्होंने सीधे इसका महत्व डाल दिया, और महत्व के बाद रहन सहन, ये पूरा महत्व में इन्होंने 12 पॉइंट लिखा है। ठीक है, इधर देखिए 6 इधर लिखा है, और फिर ये यहाँ तक 12। बजट के प्रकार, सारे प्रकार इन्होंने लिख दिए, और फिर इन्होंने ये 3 बजट समझा दिया और ये लिख दिया। ठीक है, ये सीधे सीधे ऐसे बना दिया। ठीक है, ओके, सीधे सीधे इन्होंने क्या कर दिया, ये बना दिया, और फिर इसके बाद निष्कर्ष लिख दिया। समझ रही हैं? अब ये बच्चा कटा छटा लिख रहा है। अब ये बच्चा जो यहाँ पे ये लोग इतना लिख रही है ना, एग्जामिनेशन हॉल में इससे कम ही लिखेंगे, ये मान के चलिए। और जब लिखेंगे तो इन लोग का लाइन अपने आप जो सीमित होगा ना, जिस जगह में होगा उतने में आ जाएगा। अब ये बच्चे जो लिखना शुरू कर रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ये 1.5 पेज लिख लग रहा है, 2 पेज लग रहा है, तो वहां पे पहुंचते पहुंचते ये अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वहां प्रेशर बहुत रहेगा। और ये भी दिमाग में रहेगा कि हाँ, हमको करना है करना है करना है, अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, रोमी सिंह जी, तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर पढ़ना ही छोड़ दीजिए। जब एग्जाम में सब यही सोच के आप बैठेंगे, तो कैसे, फिर कोई फायदा ही नहीं ना, फिर पढ़ना ही छोड़ दीजिए। जो होगा वो एग्जामिनेशन में हॉल में देखा जाएगा। अरे आप प्रिपरेशन क्यों कर रही हैं, ये बताइए। ये बताइए, प्रिपरेशन क्यों कर रही हैं आप? जब यही सोच के बैठना है तो कोई जरूरत नहीं है प्रिपरेशन करने की। चलिए, ये देखिए, कोई आपका नीलू जी की कॉपी है, सेम वही बात लिखी हुई है, महत्व को इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ओके, देख पाएंगी, सेम इसी तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, परिभाषा भी 2 दी है, महत्व को इस तरीके से डिफाइन किया है, और यहाँ पर पॉइंट में डाल के महत्व बताया है, बजट के प्रकार बताए हैं, और बजट का जो 3 इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ओके, इन्होंने एक बजट अलग लिखा हुआ है, और वही बजट, ठीक है, एक वही बजट मुझे आपको बताना था, वो है क्या, 50-30-20 बजट।
50-30-20 बजट जानते क्या होता है? यह एक लोकप्रिय आधुनिक विधि है जिसमें आय का 50% जरूरतों पर खर्च होता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, और 30% इच्छाओं पर, जैसे मनोरंजन हो गया, आपका कोई स्पेशल शौक है, ठीक है, उस पर, और 20% बचत या निवेश के लिए आवंटित किया जाता है। इसी को 50-30-20 का बजट कहते हैं। सुन लीजिए, 50-30-20 का बजट क्या होता है? तो 50% आप खर्च करेंगी अपनी जो आवश्यकताएं हैं उस पर, 30% आप अपने शौक, कोई इच्छा है उसको पूरा करने पे खर्च कर देंगी, 20% आप बचा करके रखेंगी अपने बचत के लिए और भविष्य में कुछ निवेश करना हो उसके लिए। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसके बाद ये निष्कर्ष इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक ठाक इनकी भी कॉपी है। आगे देख लीजिए, अगला है वंदना चौहान जी की कॉपी है। सीधा सा इन्होंने भी एक परिभाषा लिखी है, ठीक है, गूगल में था कोई कह रहा है, ठीक है, परिभाषा लिखी है। फिर यहाँ पे इन्होंने महत्व लिखना शुरू किया। महत्व में इन्होंने 5 टोटल महत्व, सॉरी 3 महत्व लिखे हैं, ठीक है, किसी बच्चे ने 5 महत्व लिखा है, 3 महत्व लिखे हैं। बजट के इन्होंने प्रकार बता दिए, ठीक है, और 3 प्रकार बताते हुए नीचे निष्कर्ष लिख दिया है। इन लोगों की कॉपी की विशेषता ये है, ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग क्वेश्चन को पूरा डील कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यही है। आवश्यकता से अधिक नहीं लिख रहे हैं, आवश्यकता से कम नहीं लिख रहे हैं, जितना लिखना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना ये लिख रहे हैं, ठीक है, ओके। वंदना जो आप इस कॉपी को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, इन लोगों की लिखावट सही बस नहीं, इन लोगों ने लिखा मैटर बहुत सही तरीके से है, लिखने की भी कला होनी चाहिए, शब्द भी इन लोग के अच्छे हैं, ठीक है, ये पॉइंट है। अब देखिए, समय प्रबंधन से संबंधित, आपको याद है हम लोगों ने जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ये इस बच्ची ने वही क्वेश्चंस को क्या किया है, लिखा हुआ है, और अच्छा लिखा हुआ है। आप देखिए 10 क्वेश्चन जो आपके, कोई भी हम लोग जब टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं तो आपसे कहते हैं ना कि भैया ये क्वेश्चन इससे बनेंगे, आप इसको लिखिएगा, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने लिखा है समय संसाधन, मतलब इन्होंने पूरा क्वेश्चन ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये इनकी कॉपी है, उम्मीद है दिख रहा होगा, समय दर्शन, समय संतुलन, ठीक है, 10 क्वेश्चन को डील किया है। समय एक अदृश्य साधन है, ठीक है, या समय को अदृश्य संसाधन क्यों कहते हैं, इसको इसलिए बनाया हुआ है, मतलब 10 क्वेश्चन इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एक क्रियाशील महिला के संदर्भ में समय प्रबंधन की भूमिका क्या है, मतलब अब ये सोचो ये बच्ची काम कर रही है, बताइए, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, बस इन्होंने यही काम किया है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब जो इनके शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन थे और जो इनके लॉन्ग के क्वेश्चन थे, उन्होंने ये सारी चीजें मेंशन कर दी है। अत्यधिक कार्य और कार्य वक्र से आप क्या समझते हैं, तो ये देखिए पूरा फिगर बना दिया और इसको लिख दिया, और सब एक एक पेज में लिखा है। सबसे अच्छी बात ये है कि सब एक एक पेज में इन्होंने लिखा है, ठीक है, ऐसा नहीं किया है कि मतलब 1.5 पेज में 2 पेज में, नहीं, 10 क्वेश्चन थे, 10 को एक एक पेज में लिख दिया है, ठीक है, ओके, ठीक है। मेरी बात क्लियर? हाँ, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एटलीस्ट जो मैटर रहेगा वही तो लिखोगे, अब ऐसा थोड़ी ना कि मतलब जो मैटर उसी को छोड़ देंगे, मैटर के हिसाब से ही लिखेंगे ना, ग्रामर गलत ही आया है बस लिखकर, मतलब खैर जो भी आपको समझ है, देखिए आप खुद स्वतंत्र हैं, आप खुद समझ सकते हैं। मैम 1-2 गलत कॉपी दिखा दीजिए, ठीक है, कल दिखा देंगे, बहुत सारी कॉपियां हैं, ठीक। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ओके। अनीता जी एक एक की तो चेक हो रही है, आप देखिए अब
जो आप जो वहाँ जहाँ पे भी भेजती हैं जहाँ पे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलता है, आप देखिएगा। ठीक है? चलिए, उम्मीद है आपको गलती से अनुभव लेना है। मतलब इतने बड़े आप लोग, इतने मैच्योर हैं, आप लोग कैसी बातें करते हैं बताइए। मैम मेरी कॉपी, अरे भैया कितनी, एक लिमिट ही होगी ना। आप लोग पता नहीं एक ही चीज क्यों समझ नहीं पाते हैं। ओके। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है। चलिए, उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। कल का आपका होमवर्क, हालांकि आज आपकी एक मेंस की क्लास यूट्यूब पर भी होगी, ठीक है? और वो जो यूट्यूब पे क्लास होगी वो होगी अर्गोनॉमिक्स की। ठीक है? अर्गोनॉमिक्स क्या होता है ये आपको लिख करके आना है। ठीक है? चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आप लिखने का काम करिए। पता है ये चीजें जो आप करते हो ना, ये बहुत काम की है नहीं, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। आप कितना एफर्ट करते हैं, ये चीज जरूर ध्यान में रखिए। अगर आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर कोई कुछ भी करने की कोशिश कर ले वो बेकार ही है। ठीक है? जी। ओके। हाँ, सुकार्य की बिल्कुल। तो आज शाम को जब आप मिलेंगे, तो आप एक जो आपके मैनेजमेंट का ही टॉपिक है अर्गोनॉमिक्स, उसके साथ मिलेंगे। ठीक है? अर्गोनॉमिक्स क्या है, इसके महत्व को बताते हुए इसके लाभ को समझाइए। फिर से सुन लीजिए, अर्गोनॉमिक्स क्या है, इसके महत्व को समझाते हुए लाभ को बताइए। महत्व और लाभ में लमसम लमसम पॉइंट एक ही आएंगे। ठीक है? शाम को मुलाकात होगी 7 बजे यूट्यूब पर। टॉपिक यही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है? कल का होमवर्क वो शाम को बताऊंगी, जब शाम वाली क्लास का आप काम कर लेंगे उसके बाद। ठीक है? चलिए, बुक, अब तो खैर आपके पास समय बहुत कम है, बुक बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप एक एक बुक लेना चाहते, देखिए पहली बात तो अब आप कंपटीशन की तैयारी करें, एक बुक से काम आपका नहीं बनेगा। ठीक है? आपको ध्यान रखना होगा कई सारी बुकों का, बट फिर भी अगर आप, एक्चुअली आप इतनी सारी बुक आप लोगों के पास होगी भी, तो उसमें आप देखे होंगे कि ठीक है, हाँ जी, आपने ऐसे देखा होगा कि इंदिरा सिंह जी थोड़ा सा अपने काम पे भी फोकस कर लीजिए प्लीज। अदरवाइज ये जो निगेटिविटी है ना, ये बहुत दिक्कत करती है, इंसान को खुद कमजोर बना देती है, पता है? जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, तो चीजें पॉजिटिव होती हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा निगेटिव रहते हैं, तो फिर निगेटिविटी ही होती है। अभी कोई कह रहा था ना मैम 2 बच्चे के साथ पढ़ते, मैंने यही बोला था कि वो परिस्थितियां हैं, उसके साथ ही आपको काम करना है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकती हैं। ठीक? तो प्लीज ये थोड़ी चीजें ध्यान रखा करिए। ठीक है? आपके कहने का असर बाकी स्टूडेंट्स पे भी पड़ता है, ये चीज थोड़ा फोकस करिए। इसलिए अच्छा सोचा करिए, अच्छा किया करिए, अपने आप को इतना कम मत आंकिए कि हम्म, जी, ओके, अपने आप को बहुत कम मत आंकिए। या क्या आपको मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी बातों का दूसरों पर असर नहीं पड़ता, पड़ता है, लेकिन हमेशा बहुत निगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर के। ये आपके लिए भी सही नहीं है, बाकियों के लिए भी सही नहीं है। प्रॉब्लम सबके जीवन में होती है, हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से ग्रसित है। अब आप, उसी में इंसान अपने लिए काम करता है। होम मैनेजमेंट के लिए बृंदा सिंह की बुक ले लीजिए, अगर आपको मिले तो आप हरपलारी मैम की बुक ले लीजिए, बढ़िया है। न्यूट्रिशन के लिए रीना खनूजा की किताब बहुत बढ़िया है। प्रसार शिक्षा के लिए बृंदा सिंह भी बढ़िया है, गीता पुष्प शाह की किताब बढ़िया है। इसके अलावा बाल विकास, पहली बात तो एक जगह कतई नहीं मिलेगा, बट बेसिक के लिए नीता अग्रवाल की बुक बढ़िया है। ठीक है? और फिर आपका टेक्सटाइल है, परमिला वर्मा की बुक ले सकती हैं, मंजू पाटनी की भी लिख सकती हैं, दोनों किताब अच्छी है। ठीक है? इसमें बेसिक चीजें लिखी हुई हैं। क्लियर? ओके। ओके। चलिए, उम्मीद है मेरी बात आप समझ पाई होंगी। मिलेंगे शाम को 7 बजे यूट्यूब पे। आपका क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, अर्गोनॉमिक्स यानी कि सुकार्यकी क्या है, इसका महत्व और इसके लाभ बताइए, यही है। ठीक है? ओके।
मैम इतनी सारी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। भैया जो पढ़ना चाहे, अब जैसे कोई पूछ रहा है तो मैं तो बताऊंगी ही ना। आप पर्सनलाइज मत लीजिए ये। जो बच्चा मुझे पूछेगा वो तो मुझे बताना होगा ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। शाम को 7 बजे